सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आपने समझनी है इस पूरी की पूरी प्रोसेस में, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपने बैंक से रुपया लिया और आपने बैंक को रुपया देना है। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि आपका रुपया हम देंगे और कानून के हिसाब से देंगे और कोई फ्रॉड नहीं, कोई झूठ नहीं। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछता हूं कि मैं आपको ये कहता हूं कि भाई मैं ये बोतल दे रहा हूं आपको और ये सोने की है और मैं आपसे वापस सोने की बोतल ले लूंगा। ठीक है, ठीक है जी, बात ओके, डन। आपको मैंने ये बोतल दे दी और देने के बाद में आप मुझे ये कहो, मतलब मैं आपको ये कहूं देने के बाद जब आपको मिल जाए ना, मैं आपने कहूं कि मुझे सोने की बोतल चाहिए वापस, और आपने देख लिया और आपको पता चल गया कि यह सोने की कोनी थी, तो आप क्या करोगे? आप मुझे सोने की दोगे क्योंकि आपने सिग्नेचर करवा कर रखे थे, मैंने आप पर साइन करवा, मैंने सोने की दी। आपने पता चला खुरच के देखी सोने की तो कोनी, तो सिर्फ भीतर क्या है और की है सोने की, तो सिर्फ ऊपर वापर चढ़ी थी। तो तब आप जब मुझे वापस करने लगो और मैं आपने कहूं कि या नहीं है वाह मने सोने की चाहिए, तो क्या करोगे आप? आपका फर्ज क्या बनता है कि अपनी जिंदगी की सारी कमाई वो सोना कमा कमा के मुझे देने का बनता है, या इस बात का सवाल मेरे ऊपर उठाना बनता है कि न्यू बता सोने की क्यों थी यार, ही सोना है कि नहीं है, पूछो। दोनों में से आप क्या करना पसंद करोगे बताओ? पहले तो क्वेश्चन ही करेंगे, क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल भाई, सोने की क्यों कराया बता तो दे। ये से पहला सवाल अभी कॉमन, अगर मैंने सोना दिया है तो वो सोना होना चाहिए, या मैंने जो भी दिया है अगर मैंने जो चीज आपने दी है वही तो रिटर्न होगी, है कि नहीं? जो दी वह रिटर्न होगी। बिल्कुल भाई ने एक बात भाई गलत दी है, प्लेटेड दी है तो प्लेटेड रिटर्न होगी, और गोल्ड दिया है तो गोल्ड ना। अगर मैंने गोल्ड की कह और प्लेटेड दी है तो मेरे को जेल होनी चाहिए, हाँ, मेरे को सजा होनी चाहिए, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट होता है। हाँ, फ्रॉड किया मैंने, अगर जो मैं आपको गलत चीज देता हूं तो पहला तो मैंने फ्रॉड कर दिया। अब मेरे फ्रॉड को उजागर करने को आप फ्रॉड बोलोगे या सच्चाई का रास्ता बोलोगे? पहले सच्चाई का रास्ता होगा जी, फ्रॉड है कि नहीं? अगर आप मेरे फ्रॉड को अगर आप ओपन करोगे तो वो सच्चाई का रास्ता है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर, एक बात होगी। अब नंबर 2, बैंक ये कहता है कि आपको हमने 20 लाख रुपया दिया। सवाल नंबर 1, आपने 20 लाख हमको कब दिया? आपने तो डिजिट ट्रांसफर करे थे खाली। क्यों भाई? डिजिट ट्रांसफर करे खाली, अकाउंट ट्रांसफर डिजिट है। और आपने क्या किया? वो डिजिट ट्रांसफर करे फिर किसी और के खाते में। आपको बैंक ने रुपए कह करके डिजिट ट्रांसफर किए। आपने भी किसी और से सामान लेकर आए, आप मान लो आपने मकान बनाया था, ईंट लेके आए, बजरी लेके आए, और भी जूते ले आए, कुछ और लिया उस पीछे का, जिसको आप पैसा मान रहे हो, जिसको आप रुपया मान रहे हो, वो पैसा आपने रुपया ही समझ के ट्रांसफर किया और अगले ने भी रुपया ही मान के उसको लिया और आपको सामान दिया। यहां तक तो है बात सही। अब मुझे यह पता चल जाए कि जो बैंक ने मुझे पैसा दिया था वो पैसा था ही नहीं, वो तो फ्रॉड था, फिर आपका देना बनता है? मेरा देना बनता है? नहीं, जब फ्रॉड है तो क्या देना बनता है? तो उसकी सजा बनती है ना बैंक को। हाँ, उसको फाइन। ये है दूसरा पॉइंट। ठीक है जी बात। अगर वो मैं ये साबित कर दूं कि वो पैसा था ही नहीं, या मैं ये साबित कर दूं कि ये पैसा फ्रॉड था, ये है दूसरा बिंदु। ठीक है जी बात भाई। इब जया बात आप गांव राम ने समझाओगे तो जो पंचायती आदमी है ना भाई गांव का, वो जायज बात के साथ खड़ा होगा। ठीक है नहीं बात? और गांव में आपा पूरे गांव ने बैठा के समझावांगे भाई न्यू बता दो इसमें तो झूठ के है, और हम साबित करेंगे। ठीक, इब रुपया क्यों हुआ पहले न्यू बताओ। जब मैं आपने न्यू पूछूं रुपया बताओ भाई क्यों है, बताओ। रुपया तो आज की डेट में तो एक करेंसी है, हाँ, इंडिया की। करेंसी होगा, क्यों है वह करेंसी? आपकी वीडियो से पता चला कि मानक होता है रुपया तो। ना ओ वह क्या है, वह तो मैंने बनाई नहीं बताई, जो असली बात है। रुपया क्यों है? रुपये का कोई मानक हो है वो ठीक है, लेकिन रुपया लेने देने का एक संचार। हाँ एग्जैक्टली,
है ना, लेन देन का साधन, इसको हम ऐसे बोलेंगे। ये रुपया जो है वो असल में लेन देन का एक साधन है। लेन देन कैसा? मैंने आपके घर पे काम किया, मैंने अपनी ऊर्जा लगाई, आपने उसके बदले में मुझे या तो अनाज दिया, या सूट दे दिया, या खाना बनाया दे दिया, या दूध दे दिया, घी दे दिया, या आपने आशीर्वाद ही दे दिया और मैंने वो धन मान लिया। मतलब मैंने अपना धन लगाया, मेहनत, और आपने उसके बदले धन दिया। आपने मैक्सिमम लोग आप 40 पार के बैठे आड़े, और 40 पार के हर बच्चे ने दाणा में कुल्फी खा रखी सब्जी तक भी खरीदा है कि नहीं? मतलब या तो आपने खा रखी अपने हाथा दाने, मतलब हमारा माँ बाप खेत में काम करा, उससे दाने खाए, वो दाने तापा ने कुल्फी लाई, कुल्फी नाले ने भी जोर ला रखा। इसी प्रकार से जो गांव का कमार था वो दिवाली पे चुगड़े कुलिया दे गया, और जब किसान पे अनाज आया तो किसान ने अनाज दे दिया। यो ये नाई तक करा कर दे, यो ये चमार तक करा कर दे, है ना, यो ये सब तापन यूं करा कर दे लेन देन। मतलब मैं अपनी मेहनत दिया करदा, वो अपनी मेहनत दे दिया करदा, या जो मैंने उत्पादन करा, चाहे मैंने सूट लेना है, कपड़ा लेना, लत्ते लेने, उस पर लुहार पर अपने गंडासे चंडवाने, तो कुछ भी करना, मतलब आप धन के बदले धन दिया कर दे। पहले आपको समझना पड़ेगा धन। अगर मैं आपसे धन ले लूं और उसके बदले में आपको राख दे दूं तो फ्रॉड होएगा कि सच्चाई है? या धन के बदले धन ही दिया जाएगा, और बराबर कीमत मानते होंगे तो दिया जाएगा। जब हमारे मां बाप ने न्यू पता चला कि कुल्फी तो आवे 1 रुपये की, और गेहूं 1 किलो बिके थोड़ा 20 रुपया का, या 15 रुपया का, 10 रुपया का, तो हमारे घर क्या समझ में आई, बोले गेहूं ना ले जा, 1 रुपया ले जा। फिर हमारे गेहूं देने बंद करे और हमने रुपये के ट्रेड करना शुरू करा, क्योंकि गेहूं देने में ज्यादा धन जावे था और उधर से कुल्फी कमाया करता। हमेशा धन के बदले ही धन दिया जाता है। अब धन क्या होता है, यह बात आपको समझनी पड़ेगी पूरे दिमाग लगा के, क्योंकि यह धन ही है जो आप दे ले रहे हो। धन क्या होता है? जहां भी उत्पादन होता है वो धन होता है। किसान के खेत में एक बीज गिरा, 40 बीज आ गए, 400 बीज आ गए, 4000, कदे बाजरा, कदे मक्की, कदे गेहूं, मतलब डिपेंड करता है क्या का है भाई, खरबूजे का है, तरबूज के, मतलब एक बीज गिरा और कई बीज लिख रहा है, अन्नधन हो गया वो, है ना। फिर पशुधन, फिर हमारी मेहनत, इंसान, मानव संसाधन, फिर हमारी मेहनत, श्रमधन है कि नहीं, श्रमधन भी आ गया इसी में। फिर हमारा एक संसाधन होते हैं प्राकृतिक संसाधन, पानी को भी धन माना जाता है, और आजकल तो भी क्या भी है, 1 लीटर 20 रुपया में, ठीक। अच्छा जी, जमीन में से कोयला निकलता है, सोना निकलता है, एल्यूमिनियम निकलता है, सारे धातु अधातु जितनी भी हैं वो सारी जमीन से निकलती हैं। तो जमीन से उत्पादन होता है, और इन्हीं के बदले में यही धन है सारा, खनिज है ना, वो सारे धन है, यही धन है बस खाली। अब परमात्मा ने ऊर्जा दी पेड़ को, पेड़ से हमने ऊर्जा ली, हमने खाया, और हमको ऊर्जा मिली शरीर को, और हमने मेहनत करी आपके खेत में, और आपने बदले में जो दूसरी मेहनत करके अन्न कमा रखा था वो आपने मेरे को दे दिया। मतलब मैंने अपना धन दिया, आपने अपना धन दिया। यही लेन देन सदियों से इंसान करता आ रहा है। इसमें हमारे पुरखों ने कभी एक बात सोच ली, एक मानस तो 3 दिन काम करा है, और एक मानस 6 महीने खेत में स्थिति करांदा रहा है, उसकी 6 महीने के समान न 3 दिन वाली आड़ा लीजिए सारी। तो भाई न्यू नहीं बात बन दी, कोई ना कोई नियम बनाओ और स्टैंडर्ड बनाओ। स्टैंडर्ड के बिना बात बनेगी नहीं, धन का लेन देन का। तो स्टैंडर्ड क्यों कर भाई, धन को संचित करो। मैंने मान लो मैंने इतना मेहनत कर ली खेत में, गणा हो गया अनाज, अब इसका मैं क्या करूं भाई? एक तो रास्ता है, मैंने उन लोगों का दे दूं भाई, पूरे साल का तो ले जा, पूरे साल का तो ले जा, तो पूरे साल मेरे बाल काट दिए, तो पूरे साल मेरे गंडासे चंड दिए, लो यार काम तू पूरे साल मेरा यो कर दिए, और है कि नहीं, वो धन ट्रांसफर हो गया। मान लो यू नो कह दे मैं कौन लेंदा तेरा नाज नूज, मैं तो पीछे चाहिए होते भाई गड़बड़ होगी भाई। अगला कह दे बालक पढ़ाने खातर भी, क्योंकि पहले मास्टर ने तनख्वाह नहीं मिला करती, डॉक्टर ने भी नहीं मिला करी थी, पंचायती आदमी ने भी नहीं मिला था, पंचायती आदमी को भी कोई पैसा नहीं मिलता था, वो अपनी मर्जी से पंचायती बिना सेवा करा करता समाज की, और मास्टर भी पैसे नहीं लेता था, उसका घर का काम चल जाया करता, इज्जत बेशुमार मिला करती उसने, वो इज्जत के चक्कर में मतलब अगला आदमी राजी राव था।
राजा ने न्यू कह दिया कि कल से जो है ना इज्जत में काम नहीं चलेगा, टैक्स देना पड़ेगा जब बालक पढ़ाने हो तो। इब किसान गया, किसान राम राम, वो राम राम छोड़ भाई, पीछे दे जा बालक पढ़ाने को, मैंने टैक्स देना पड़ेगा राजा तो भाई। किसान सोचा पीछे लेने पड़ेंगे। इब किसान भी अनाज पैदा कर लिया, तो इब किसान भी जय इससे नाई ते देवे पीछे, तो नाई नाई ते पीछे दे भाई, इब अनाज नहीं देना बात, क्योंकि मैंने टैक्स पीछे में देना पड़ा है। तो वो सोने में दिया कर दे, पहले पैसा जो है ना पहले सोने को बुला कर दे। तो हमने जब से अंग्रेजों ने ही ये शासन चालू किया, अंग्रेजों से पहले हमारे देश में टैक्सेशन प्रणाली ये नहीं थी। हम अपनी कमाई का एक हिस्सा दिया करते टैक्स के रूप में राजा को। ये नहीं था कि हम पैसे दिया करते या सोना दिया करते, जो भी मैं उत्पादन करा करता उस उत्पादन का एक हिस्सा राजा को मिल जाया करता। मैं कपड़े बनाऊ हूं, कपड़ा का एक हिस्सा राजा के लिए चला गया। मैं डांगर है पाड़ू हूं, दूध का एक हिस्सा चला गया, घी का एक हिस्सा चला गया, अनाज का एक हिस्सा चला गया, न्यू करके इससे जाया करते जो भी मैं पैदा कर रहा। लेकिन अंग्रेजों ने पहली बार टैक्सेशन चालू किया, और उससे पहले हमारे पुरखे स्टैंडर्ड बना चुके थे। स्टैंडर्ड क्या था भाई, जय अनाज ने भी दर कर रखा है किसान, तो कितने दिन दर लेगा, साल भर बाद 2 साल बाद मतलब वो अनाज खराब होना शुरू हो जाएगा। और इतनी जगह भी नहीं थी पहले, तो अपने मकान इस टाइप के नहीं होया अगर देख स्टोरेज गना हो, तो खराब होने के चांस ज्यादा थे। तो फिर अनाज को किसी धातु में तब्दील करना स्टार्ट कर दिया। भाई नु काम करो, स्टैंडर्ड बना दो और कोई धातु ले लो, धातु भी अलग अलग हो उसका है। भाई जब लोहा तो ले लिया, भाई राम राम भाई जब लोहा तो ले लिया, लोहे का पंगा एक ही हो कि ईब लोहा धर दिया, मैंने जमीन में गाड़ दिया या घरा धर दिया, उसमें जंग लग लग के वो जड़ता रहो है और खत्म पाओ एक दिन। यो ये काम तांबे गेलो होना शुरू हुआ, यो एल्यूमिनियम गेलो जाए, सारी धातुओं का साथ यो है। चांदी पाई, भाई चांदी जो है वह कम जड़ है, लेकिन पता चला सोना एक ऐसी धातु है जो कति नहीं जड़ती। 1 किलो सोना ईब दाब दे, चाहे 1000 साल बाद आकर ले लो, वो न्यू का न्यू पा होगा, कोई थोड़ा मोटा कम पाया तो पाया। तो फिर पुरखा ने राह मिल गया, भाई न्यू काम करो, स्टैंडर्ड बनाओ सोना, लेन देन का साधन। वो बोले सोना तो थोड़ा मिला है, जो धरती में तलीकड़न का मेटलर्जी बड़ी गजब की थी हमारी, उड़ा है प्योर सोना काट लिया करते हम, हमारे पास पूरा टेक्निक थी। आज भी जो यहाँ बागड़ी लोहार रहे ना, इनके पास आज भी मेटलर्जी इतनी जबरदस्त है, चाहे इन पर लोहे का काम करा लो चाहे सोने का काम करा लो, कितना ही करा लो। तो हमारे पुरखों ने देखा कि जो अवेलेबिलिटी है वह चांदी की सोने से 10 गुना अवेलेबिलिटी है। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी पैदावार है ना, अगर 10 गुना पैदावार हो है तो न्यू काम करो 10 गुना, यानी कि जितनी मेहनत में सोना 1 किलो लिकड़ा है, उतनी मेहनत में चांदी 10 किलो लिकड़ा हुआ है। तो पुरखा ने एक बड़ा जबरदस्त स्टैंडर्ड बना दिया, भाई सोने और चांदी का जो अनुपात है वो 1:10 का कर दो। 1:10 मतलब क्या कि 10 किलो चांदी और 1 किलो सोने की कीमतें बराबर कर दो। जब उतना ही हांगा 1 किलो सोना काटने में लग गए और उतना ही हांगा 10 किलो चांदी में लग गए, तो बराबर कर दो। तो चांदी और सोने की कीमत का अनुपात 10:1 कर दिया, और यही फिर उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया लाइफ टाइम के लिए, परमानेंट, पूरी दुनिया के लिए। स्टैंडर्ड क्या कि 10 भाग चांदी के 1 भाग सोने का कीमत रहेगी बराबर। इसी को वो छोटे रूप में ले आए, क्योंकि 10 भाग मतलब 10 किलो चांदी कौन खींचेगा, तो न्यू काम करो इसका रिप्रेजेंटेटिव बना दो छोटा सा। तो 1 तोला जो वजन था उसको उन्होंने स्टैंडर्ड में तब्दील कर दिया, और 1 तोला चांदी को 1 रुपया बोलना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 1 रुपया, 1 तोला चांदी को, 1 तोला चांदी को 1 रुपया, चांदी का ही रुपया होया करता, और वो 1 तोला उसका वजन होया करता। 1 तोले का मतलब ना 1 तोले का वजन 10 ग्राम नहीं होता भाई। सुनार के वहां जाके देखोगे, जो यो 60,000 रेट पाओगा ना, यो प्रति 10 ग्राम पाओगा। उन्हें आपा धक्के था तोड़ा का, वहां तोड़े का वजन होता है 11.664 ग्राम, 11 ग्राम 664 मिलीग्राम, ये 1 तोड़े का वजन है। और ये तब से और आज इतना ही है। 1 तोड़ा मतलब 11 ग्राम 664 मिलीग्राम। ठीक बात, असली तोड़ा ये असली तोड़ा यही है, यही वजन है तोड़े का। वो तो 10 ग्राम है ना, वो तो लिखा जाता है ब्रैकेट में 10 ग्राम प्रति 10 ग्राम, उसमें कभी तोड़ा नहीं लिखा जाता। तोड़ा तो हम बोलना हमारी लगाई नहीं कहता तोड़े की है, वो कहते भाई तोड़े की, वह 10 ग्राम की हो, वह तोड़े की नहीं होती, भाई 4 तोड़े की है। आम भाषा में वैसे कह देते हैं राउंड ऑफ करने के लिए, अदरवाइज होती नहीं बात।
असल में तोड़ा 11.664 ग्राम होता है। तो चांदी का 1 रुपया 11.664 ग्राम चांदी। सोने का 1 तोड़ा 10 चांदी के रुपया के बराबर। इसमें कोई डाउट तो नहीं, यही स्टैंडर्ड चलता रहा। 10 रुपया का 1 तोड़ा सोना, और उस 1 तोड़ा सोना का नाम रखा मोहर। मोहर मोर, उसका नाम ही मोहर था, मोर थी। पुराने टाइम में कर दी। आज भी अगर इनकम टैक्स में पुरानी किसी की एली में पाया जाए तो मोर पाया करे। और एक और बात देखना, इनकम टैक्स के किसी भी साथी से पूछ लेना, अगर किसी के घर में मोर पाया पड़ी तो बकायदा जो सामान मिला उसमें लिखा जाता है 15 रुपए। 15 रुपये। कदम सोचो 1 तोड़ा सोना लिखा जावे ना, 15 रुपये लिखा जावे। जय 1 तोड़ा चांदी पा जाए, चांदी का सिक्का मिल जाए उड़ा है, मान लो चांदी के 20 सिक्के मिल गए इनकम टैक्स वाला ने, और आपसे वो लिखवाएंगे ना जब के सामान मिला 20 रुपये लिखा है, चांदी चुंदी कुछ नहीं लिख दे, क्योंकि वो रुपया ही हुआ है, उस पर लिखा हुआ है भारत का, मतलब 1 रुपी इंडिया, वही लिखा होता है जो आज वाले रुपए पे। और वो जो मोहर है उसका जो उस टाइम का स्टैंडर्ड था वही लिखा जाता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड आज भी कायम है। हम ये ऑलरेडी बैंकों में जाके कर चुके टेस्टिंग। हम लेके गए एक तो 1892 वाला सिक्का, एक लेके गए 1944 वाला सिक्का, एक लेके गए यू कागज वाला रुपया, और एक लेके गए अपना लोहे वाला रुपया। 4 रुपये बैंक में ले गए हमने बैंक वाले ने कहा जमा करने हमारे खाते में, बोल कितने करेगा? बैंक वाला बोला 4 रुपया में। हाँ, हम बोले भाई तो चांदी का है, बोला है तो रुपया, रुपया मतलब वैल्यू बराबर है, बोले और अच्छा इसका मतलब चांदी वाले रुपये की और इस कागज वाले रुपये की बराबर है, बोला हाँ, लेकिन मार्केट में तो बराबर को नहीं। मार्केट में तो जो यो कागज वाला है इसमें 1 टॉफी मिला है, और जो सा वो चांदी वाला है उसमें तो 1 मन गेहूं मिल जाए, और बैंक में वो 1 रुपये में चल रहा है। इसका मतलब मारा न्यू समझ में आएगी, कम से कम पहली बार दिमाग में यू आया कि इसका मतलब जो लोहे वाला रुपया है इसकी वैल्यू चांदी वाले रुपये के बराबर है। तो दिमाग में सवाल आया, पहली चली गया यू केस सुप्रीम कोर्ट में, लोकेश्वर दत्त, जस्टिस ए के पंथा। मैं नहीं गया था, हमारी टीम का एक साथी है। बड़ी जल्दी जब यह क्रांति होगी तो 1 लाख लोगों के सामने उस बंदे को लेके आएंगे हम। इब्बा हमने फ्रिज में दर रखा हो, ठीक भाई, कदे खाम खाई हाईलाइट हो उन्हें उड़ा जाए कोई। अब वो बंदे ने जब जस्टिस ए के पंथा और लोकेश्वर दत्त की खंडपीठ के सामने वो टेबल पर दर दिए और उसने न्यू पूछ लिया, भाई न्यू बता दे मत असली रुपया कौन सा है। उसका समझ में आई के गड़बड़ा है। फिर दूसरे कागज भी लिया दर दिए गिला आरबीआई के कागजा में एक कानून पाया 1882 का, पेपर करेंसी एक्ट बोलते हैं उसको, 1882। उससे पहले का एक कानून पाया जिसमें पेपर करेंसी एक्ट के बारे में जिक्र था और जिसमें कॉइनेज एक्ट भी था। तो पता चलता है कि असल में क्या हुआ, ये जो मानक मैंने आपको बताया 10 रुपया की 1 मोहर, यो मानक हमारे पुरखे जबानी चलाया करते, कड़ी लिखित में कौन था यो। और पहली बार 15वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी ने इसको लिखित रूप दिया, और वो न्यू का न्यू दिया। एक बात बताओ, मैं जबान ते न्यू लिखना रहा, भाई मेरा चाचा लग गया, मान लो मैंने चाचा कहूं, और आप किताब लिखने लग गए, और आप किताब मैंने लिखा भाई संदीप जो है देवेंद्र का चाचा है, तो लिखने में क्या दिक्कत है? जो चीज सच्चाई है वह लिख दो, क्या दिक्कत है? और कानून बना दिया भाई चाचा है, ठीक, तो बन गया भाई, वो लिखित रूप दे दिया। जो पुरख्यान अपने यूज करा करते वो शेरशाह सूरी ने लिखित में दे दिया, कोई नुकसान नहीं। जो शेरशाह सूरी ने लिखा अंग्रेजों ने वही अडॉप्ट कर लिया, तो भी किसी को कोई आपत्ति नहीं, और वो अडॉप्ट करके चलता रहा। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, 1882 तक यही कानून रहा कि 1 रुपया 1 तोड़ा चांदी और 10 रुपया का 1 तोड़ा सोना, 1 मोहर, 10 रुपया की 1 मोहर। अब आप एक बात बताओ, मैं याड़ा बैठा हूं या मेरे घर वाली बैठी, हम दोनों जिक्र कर रहे, बागवान वह अलमारी में 150 रुपये पड़े, 150 तोड़ा चांदी पड़ी है नहीं, और न्यू करिए कल ने दे दिए, कल तो छुट्टी है, परसों दे दिए, या परसों ने कल तो मैंने खेत में जाना,
परसों ने तुम्हें 150 रुपये दे दिए, इनका मैं सोना बदलवा लूंगा, 150 थोड़ी जगह ज्यादा गिर है और जाके उसका सोना ले आऊंगा, थोड़ी जगह में अभी तो बड़ा नोट नहीं लिया करा, थोड़ा है जगह में आ जाएगा, उसमें वैल्यू तो बराबर ही होगा उनकी। तो 150 रुपया में कितने तोड़े सोना होगा भाई? 15 मोहर आ जाएंगी, 15 तोड़े सोना आ जाएगा। बोली भाई ठीक है, यो भी ठीक है, 15 थोड़ी दर्द में आसान नहीं रहेगी। अच्छा जी, अगले दिन मैं तो चला गया खेत में और न्यूनतः सरकार ने एक नियम बना दिया, भाई कल से जो है ना एक मोहर 15 रुपया की होगी, 10 रुपया की नहीं होगी, हाँ कीमत जो है वह 5 रुपये बढ़ा दी। अच्छा, इस बात का सिर्फ जो लोग इकोनॉमिक्स को समझते हैं, जो अर्थशास्त्र को समझते हैं, उनको तो यह बात समझ में आ जाएगी। जिनने ना इकोनॉमिक्स पढ़ी और जिनको इकोनॉमिक्स के नाम पे अनर्थशास्त्र पढ़ा दिया, उनका समझ में को नहीं आवे क्या होगा, रेट बढ़ गया, वही महंगाई होगी। लेकिन असली खेल क्या होया कि जब मैं 150 रुपये अगर तठा के ले गया तो कितनी मोहर आवेंगी? 10 आई, 10 तोड़े सोना हो गया। यानी कि मैंने वह मेहनत कर रखी थी बराबर, समझ के बात आप? मेहनत करके तो मैं 150 रुपये कमाए थे मैंने, वह मेहनत मेरी न्यू की न्यू है। जितना मेरा हांगा लग गया, जितने मेरे अनाज लग गया, जितना मेरे डांगरा का हांगा लग गया, जितना मेरा पानी लग गया, जितना मेरा खेत इस्तेमाल हुआ, वो न्यू का न्यू। और उस नाम भी वो है 150 रुपये, लेकिन जब मैं उसके बदले धन लेने गया तो धन 1/3 कम मिला मैंने। 15 की जगह 10 क्या है? 15 तोड़े की जगह 10 तोड़े मिला, 5 तोड़े सोना गायब हो गया अचानक, सिर्फ एक कागज के टुकड़े से। नहीं समझ में आई बात भाई? आज के टाइम पे है मगर समझ मारी है ना, एकदम समझ मारने की बात है यार, इसमें कोई फालतू दिमाग लाने की जरूरत नहीं। ये मान लो यार सरकार न्यू कह दे अब ईब सोना जो है ना, ईब जो मोहर है ना, वह 15 रुपया की कोनी होती, वह 100 रुपया की हो जाएगी। 10 रुपया की थी, 100 रुपया की, सोना सारा गायब, 90% सोना गायब। क्योंकि अभी कह दे ना, अभी तो ये जो तेल था इबी सिबा था 80 रुपये था लीटर, इब 100 रुपये लीटर हो गया तेल। और रुपया तो न्यू का पड़ा, इब मेरे पे 100 रुपये पड़े थे, पहले तो आ जाता उसमें 1.25 लीटर तेल। और जैसे ही रेट बदला 12 बजे के बाद, उसे रुपये मेरी मेहनत का वजन कम हो गया ऑटोमेटिक। इन लोगों से महंगाई आ गई, लोग कहते हैं भाई महंगाई आ गई, महंगाई का पैमाना क्या होगा भाई? देखो नदी है, नदी में एक निशान लग गया हुआ है भाई, वाटर लेवल का भाई, इसके ऊपर खतरे की निशानी है, इसके ऊपर जाओगे तो खतरा है। महंगाई की लिमिट बताओ क्या भाई? किसके ऊपर कीमत रखांगे तो महंगाई बोली जाएगी? महंगाई की कोई कीमत, महंगाई कुछ होती नहीं भाई साहब, लूट का नाम महंगाई है। जब आपके घर रुपये रखे हैं, आपकी मेहनत हो चुकी है, उस रुपये की परचेजिंग पावर को रातों रात अगर खत्म कर दिया जाए, वह महंगाई हुआ है। बात समझ में आई भाई दोस्तों? समझ लो है भाई, आपने मेहनत करी, घर कमा लिए 100 रुपये, 1000 रुपये कमा लिए, और ईब आपने न्यू बेरा है कि मैंने अपनी सॉस की फैक्ट्री खोल रखी थी, 10 रुपये किलो टमाटर था, 1000 रुपया में 100 किलो टमाटर ले आऊंगा, सॉस बनाऊंगा और बेचूंगा। ठीक, अडानी ने भी बेरा ला गया कि सॉस की डिमांड होने वाली है, वो सारा टमाटर आप खरीद गया। उस टाइम पर जब 10 रुपये का रेट था, टमाटर मिलना बंद हो गया। ईब अडानी को मैं तो 1000 रुपये तक ऐट कौन देना भाई? जड़ा मैंने 100 किलो टमाटर मिलना था, मैंने 1 किलो टमाटर मिलेगा। मेरे 1000 रुपये न्यू के न्यू दरे, ईब उस 1000 रुपये में सिर्फ 1 किलो मिला है, यानी मेरा 100 गुना मेहनत ना खा गया एक आदमी। बिल्कुल, जिसके पास स्टोरेज सिस्टम आ गया, जिस पर स्टोरेज की कैपेसिटी आ गई, वो मेरे सारी मेहनत ना खा गया, यानी मेरी मेहनत की वैल्यू 100 गुना खत्म होगी उसी दिन। फिर जब मैंने देख लिया सबके रुपये, सबकी मेहनत को मैंने कागज के टुकड़े में, सबकी मेहनत, देखो मेहनत करके आपने 1000 रुपए कमाए थे और आपने उसके बदले 1 किलो टमाटर लिया, सिर्फ आना था 100 किलो टमाटर, 100 किलो आना 10 किलो 1 किलो आया, लेकिन वह 1000 रुपये खर्च हो गए। अब तो हाथ में खाली कुछ नहीं, फिर टमाटर का रेट डाउन आ गया। ठीक, तब तक आपकी मेहनत 0 हो चुकी। नहीं समझ गए बात? आपकी चीजें जिस टाइम पे जमीन का रेट 2 लाख था, एक बाणिया आया गांव में आकर न्यू बोला बोल के रेट बेचा है। बोला जमीन हमारी मां है, किसान जमीन नहीं बेचा नहीं करता। उन्हें देखा कि इस भाई के पीछे का लालच सा दिखा, ये थोड़े सूट बूट बढ़िया पहन रहा, इसने शौक पा हुआ पारण का, इस तब का होगा न्यू काम कर, रेट के है थारे गांव में, अगर जी 2 लाख का रेट है किले का, तो न्यू काम कर 3 लाख मेरे पे ले, तू 4 लाख ले, तू जितने मर्जी में खरीद लिया।
लालच आ गया भाई, 4 लाख का रेट, 2 लाख के रेट का किला 4 लाख देने ला रहा। मैं बानिया था, मैंने तो याद होगा ना 2004 में 2003 में गाड़िया में पीछे बोरे भर भर कर रुपये लेकर जा कर दे किसान की जमीन खरीदने खातर अपने एरिया में खूब था कि नहीं था। वह बोरे के थे, समझाऊंगा मैं आगे, मैं बोरे के थे। ईब भाई ने क्या किया, अक भाई इसने समझाया, बोले 2 लाख का रेट है तो न्यू काम कर, ये 5 किले बेच, 3 लाख के हिसाब है 15 लाख में, और इसके 2 लाख बिकाऊ हैं 2 लाख के हिसाब है, इसके तेरे इस 15 लाख में इसके 7 किले आ जाएंगे, फालतू आ जाएंगे, मतलब 5 किले थे तो 7 आ जाएंगे, 10 थे तो 12-13 आ जाएंगे, मतलब भाई हाँ जमीन तो बढ़ाने में कोई नुकसान नहीं, तो अपने बेच कर चला गया। बेच कर दूसरी जगह जाने का नुकसान क्यों हुआ है, यह बात आपको दुनिया का कोई आदमी नहीं बताएगा। बेच के दूसरी जगह जाने का नुकसान हमारे को हमारे पुरखे समझाया कर दे, जिस टाइम पे आपा पेड्डा लाया कर दे, एक जगह तक पेड्डा जब खड़ा कर दे और दूसरी जगह लाया कर दे, तो देखिए 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 कदे जड़ दिख जाए, छोटे थे छोटे छोटे थे नहीं, जड़ नहीं दिखनी चाहिए, जड़ का हवा नहीं लगनी चाहिए, धूप नहीं लगनी चाहिए, वह जड़ जिसकी दिखेगी ना वो पेड्डा कदे दूसरी जगह जाकर उगेगा नहीं। जब कोई आदमी अपनी जड़ को छोड़ देता है, अपनी पहनावा, हमारा पहनावा या पैंट नहीं है, हमारा पहनावा धोती है, हम धोती और सिर की पगड़ी, अपनी बोली और अपने पैदाइशी जगह, ये 4 चीज अगर कोई आदमी ना छोड़ देना, उसके ऊपर दुनिया की कोई सरकार कब्जा नहीं कर सकती, गुलाम नहीं बना सकती, वो अपनी मर्जी का मालिक है उस धरती का। लेकिन जैसे ही आप अपनी पहनावा छोड़ देते हो, आप अपनी बोली छोड़ के आप हिंदी बोलने लग जाते हो या फिर आप अंग्रेजी बोलने लग जाते हो, उसी टाइम आपकी जड़ दिख जाए, उसी टाइम आप अपनी जगह छोड़ देते हो, तो जगह छोड़ते ही आप शरणार्थी बन जाते हो, और शरणार्थी का कोई अधिकार नहीं होता। वहां अगर आप अपने गांव में रहते हो ना, आपको किसी कागज की जरूरत नहीं, किसी आधार कार्ड की जरूरत नहीं, अगर आपके नंबरदार ने लिख कर दे दिया कि वो संदीप है तो ये संदीप पे है, फिर दुनिया की कोई ताकत उसने बदल नहीं सकती, क्योंकि वहां गाम राम बसा है। यार गुड़गाम में आके आपने जरूरत पड़ेगी अपने आधार कार्ड की, ड्राइविंग लाइसेंस की, दूसरी चीज़ों की, आपके गांव में आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए आपकी जगह से विस्थापित किया जाता है हर आदमी को। आप देखोगे शाहपुर में कलामपुर एक आदमी पढ़ाना होगा, कलामपुरे में हमारे फफड़ाने का पढ़ाना होगा, फफड़ाने में थारे का पढ़ाना होगा, फिर वहाँ का आदमी करनाल जाकर बसेगा, करनाल का आदमी गुड़गाम में आकर बसेगा, गुड़गाम में का आदमी विदेश जाकर बसेगा, मतलब हर आदमी अपनी जड़ को छोड़ के कहीं और बसेगा जाकर। तो जब आदमी की जड़ चली जाएगी तो खत्म। जो दूसरा षड्यंत्र है, बड़ा षड्यंत्र है, जो 3 दिन लगा हम नया बात समझाने में, ट्रेनिंग में अपनी में, लेकिन मैं मोटे मोटे रुपये पे कंसंट्रेटेड रहेंगे आप, इसलिए बता रहा हूं मैं कि जब आपके पैसे को, जब आपकी मेहनत को जीरो कर दिया गया महंगाई करके, और ये महंगाई हमेशा करी जाती है प्लानिंग के तहत, ताकि आपकी मेहनत जीरो कैसे होगी, समझ में आ गया ना। हर चीज के ऊपर आपकी महंगाई, आपकी जो मेहनत है उसको जीरो किया जाता है। सीजन आते हैं, ईब दारू महंगी हुई है, ईब पानी महंगा होया है, ईब पेट्रोल महंगा होया है, ईब कपड़े महंगे हुए हैं, ईब टमाटर महंगा हो गया, ईब सब्जी, ईब ये फलानी चीज, ईब डिम की चीज महंगी हुई, मेहनत जीरो हुई, फिर सस्ती हो जाएगी चीज, फिर दूसरी चीज होगी, हम ना खाली करें। हाँ, आप खाली होते जाओगे और वो बढ़ते जाएंगे जो इस पूरे षड्यंत्र को, गेम को कंट्रोल करते हैं, जो भी पैसे को कंट्रोल करता है। यहां लेके आओ, पैसे को एक ही फैमिली कंट्रोल करती है, पूरे वर्ल्ड के पैसे को। उस फैमिली का नाम है रॉकफेलर फैमिली, पूरे वर्ल्ड का, सिर्फ भारत का नहीं। जहां जहां अंग्रेजों का राज रहा है वहां वहां रिजर्व बैंक है उस कंट्री का, वहां वहां रिजर्व बैंक को बनाया उन लोगों ने। कब बनाया मालूम है आपको? देखो कमाल की बात, 1857 में अपने देश में क्रांति होती है, 1860 में आईपीसी आया, जो ये कानून चलता है ना, पुलिस जो अपने को मुकदमे करती है, आईपीसी, इंडियन पिनल कोड है ना, भारतीय दंड संहिता, ये 1860 में आई उन क्रांतिकारियों को सजा देने के लिए। 1861 में पुलिस कानून आया क्रांति के बाद, उससे पहले ना हमारे देश में पुलिस नाम की कोई चीज थी, ना हमारे देश में कानून नाम की कोई चीज थी। हमारा कानून हमारे गांव की पंचायत निर्णय तय लिया करती। आपके गांव में अलग पंचायत होगी, वह निर्णय लेगी, इनके गांव में वो, इनके गांव के अलग। मेरे गांव का बालक इनके गांव में जाकर ना अगर कोई जुल्म कराया
तो दोनों गांवों की पंचायत तय करेगी कि इनकी पंचायत के हिसाब से न्याय होगा कि इसकी पंचायत के हिसाब से न्याय होगा। और तड़की पकड़ा गया मानस सांझ ही न्याय होगा, उठेंगे उड़ता है न्याय होगा, फैसला नहीं, एक तरफा बात नहीं होगी, दिखेगा दोनों तरफ। अब जो कोर्टा में चल देना 20-20 साल तक न्याय नहीं होता, फैसले होते हैं वहां। जिस पर पीछा ज्यादा, जिसने बड़ा वकील कर लिया, जिसकी शूत बैठ गई, जिन्हें आईओ गेला सेटिंग कर ली, वो जीत गया। ये फैसले हुए, न्याय नहीं होता। तो हमारी लोकल सिस्टम ही इसका मालिक था, कोर्ट नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। अब गेम क्या होता है, यहां पर क्या चलता है कि अंग्रेजों ने देखा कि हां, मैं जो बात बता रहा था, जिस टाइम पे इंडिया का पिनल कोड बना उसी टाइम न्यूजीलैंड का पिनल कोड बना, उसी टाइम पे दूसरे देशों में जहां जहां भी अंग्रेजों का राज था ना, वहां उसी टाइम पे पिनल कोड बना। यह मैंने बात इसलिए बताई क्योंकि जब आप हिस्ट्री में जाओगे तो आपको हर देश के अंदर उस देश का रिजर्व बैंक 1934 में ही बना मिलेगा। भारत का रिजर्व बैंक बना 1934 में। जब देश गुलाम होने लगे पूरी दुनिया के, तो लगभग एक टाइम पे ही गुलाम हुए, और जब आजाद होने लगे तो एक ही टाइम पे आजाद हुए। समझ गए बात? इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर गुलामी, पूरी दुनिया के अंदर महंगाई, पूरी दुनिया के अंदर युद्ध और पूरी दुनिया में महामारियां एक ही टाइम पर होती हैं। मैंने कहा पूरी दुनिया में तो हो रहा, अरे पूरी दुनिया का एक खेल है मेरे भाई। जो दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं उन्हीं का खेल है जो पूरी दुनिया का पैसा कंट्रोल करते हैं, जो पूरी दुनिया के संसाधन कंट्रोल करते हैं, जो पूरी दुनिया के लोगों को कंट्रोल करना चाहते हैं, उनके सब की पूंजी खरीद जीरो कर दे रहे हैं। अब आपकी जमीन कैसे खरीदी इन्होंने और कैसे जीरो की आपकी मेहनत, उसको समझिए। जब ये सोने और चांदी में हम लेन देन करते हैं, उसी टाइम पर एक शब्द चलन में आया जिसका नाम है हुंडी। किस किस ने सुन रखा नाम हो? बिल्कुल सुन रखा है, दादा लक्ष्मी तुम तारा चंद की होगी चल। हुंडी मतलब प्रॉमिस, प्रॉमिस, हां, चिट्ठी, पर्ची, नोट, पर्ची। पर्ची इज द राइट वर्ड। जिस तरिया आपां आड़ती पता पर्ची ले आगरा, भाई 500 लीटर डीजल की पर्ची दे दे, ये आड़ती दे दी पर्ची, मन भाई ते देने थे पीछे, मन डीजल देना था इसता 250 लीटर इससे देना था, 250 इससे देना था। मैं क्या काम करूं, ले तो ले जा, 250 तो ले लिया, 250 दे दिया। वह पर्ची कितने लीटर डीजल में चली? 500 लीटर डीजल में चली। यो भाई इन्हें दे देगा तो 500 लीटर यो ले आओ, इन्हें दे दो, इन्हें दे दो, कोई ले आओ, बढ़िया के साइन होने चाहिए, बढ़िया के साइन होने चाहिए, कोई ले लो। वो पर्ची ही 500 लीटर डीजल है। अगर मान लो मैं वह पर्ची का डीजल ले आऊं ही नहीं, तो वह 500 लीटर डीजल उसकी वैल्यू रहेगी कि नहीं रहेगी भाई? बिल्कुल रहेगी, है कि नहीं? जिस टाइम भी ले आऊंगा उस टाइम पे बाणी इन्हें में देने पड़ेंगे। कोई डाउट? क्लियर? ये पर्ची ही है जो उसकी वैल्यू को तय करती है, और उस पर लिख दिया कि भाई मैं धारक को 500 लीटर डीजल देने का वचन देता हूं, और बाणिये के साइन। इसी तरीके से जिस ताराचंद की हुंडी चलिया कर दी, वो बाणिये वो भी लिखा करता कि मैं इतने रुपये इन्हें मेरे द्वारा जमा करा दिए। रुपये मतलब सोना या चांदी, ये ध्यान रखना। और एक बात समझ लेना दोस्तों, मैं आपको जो बात बता रहा हूं वो ये बता रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में जब हम लेकर के गए थे और उसके बाद से अब तक जितने भी दस्तावेज हमारे पास आए हैं, उसके हिसाब से यह तय हो चुका है कि रुपया ना सोने का हुंदा, ना चांदी का हुंदा, ना कागज का हुंदा, रुपया रुपया हो है। आजकल तो हमारी जो नई पीढ़ी है वो तो मोबाइल में डिजिट ट्रांसफर करने को ही रुपया ट्रांसफर करना बोलती है कि नहीं बोलती? वो तो उसने रुपया मानना है। ये तो कम से कम हाथ में एक लोहे का तो भाई लोहा तो है सबरा वजन है, लेकिन वो डिजिट में तो लोहा भी को नहीं। इंटरनेट है तो रुपया है, इंटरनेट नहीं तो रुपया नहीं। अब रुपया क्या है, अगर इसको समझोगे तो उसको समझने से पहले किलो समझना पड़ेगा। भाई नु कहता है घंटा क्या है, मिनट क्या है, 60 सेकंड उसका पैमाना है, मेजरिंग यूनिट। वह घड़ी चाहे तो भाई डिजिटल हो, चाहे वह मोबाइल की हो, चाहे वह जंतर मंतर पे घड़ी है वह हो, चाहे कोई हो। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 मिनट का मतलब 3600 सेकंड। उतना ही रहेगा इंडिया में भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी, श्रीलंका में भी, पूरी दुनिया में कहीं भी। वजन 1 किलो सोने का, चाहे सोने की घड़ी हो
अर्चा भाई वह 20 रुपये वाली मेले वाली हो, टेम बराबर बतावेगी है। टेम अगर आगे पीछे देवा है तो वह गड़ी नहीं है, फिर वह नकली है, अपन कहता नकली है तो बटन दबा, ठीक है नहीं बात। इसी तरीके से सोने का बट्टा हो 1 किलो का, और चांदी का बट्टा हो 1 किलो का, और लोहे का बट्टा और पत्थर का बट्टा हो 1 किलो का, कौन सा बढ़िया तोलेगा भाई? 1 किलो ही होगा तो किलो ही होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बट्टा सोने का है पत्थर का, फर्क इस बात से पड़ता 1000 ग्राम होना चाहिए बस। 1 किलो माने 1000 ग्राम, जब 999.9 ग्राम भी हो गया तो जितना आपने जिंदगी में वजन के हिसाब से सामान खरीद रखा उसकी वैल्यू घट या बढ़ जाएगी। खरीद रखा उसके लिए घटेगी तो बेच रखने वाले खातर बढ़ेगी, मतलब एक खातर घटेगी तो एक खातर बढ़ेगी। शोषण ना हो इसीलिए स्टैंडर्ड बनाया गया था, 1000 ग्राम माने 1000 ग्राम। इसी प्रकार से रुपया चाहे डिजिट हो, चाहे कागज का हो, चाहे चांदी का हो, रुपया इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वो कौन सी धातु का बन रहा, रुपया इस बात पर निर्भर करे उसका स्टैंडर्ड क्या है। 100 पैसे, और 100 पैसे की वैल्यू क्या है? वो वैल्यू है ना, वो वैल्यू एक ऐसी धातु से नापी जाएगी जिसका क्षय नहीं होता, जो खर्च नहीं होती, और वो सोना थी। और वो सोना क्या थी? 10 रुपये बराबर 1 तोला सोना। बाद में 1882 में, जो मैंने आपको बताया था वो 150 रुपये वाला एग्जाम्पल देखा है, 1882 में 15 रुपया का 1 तोला सोना कर दिया, और उसके बाद से लेके आज तक उसके ऊपर किसी भी आदमी ने उसकी वैल्यू को घटाया नहीं है। तो आज भी वो कानून लागू है, ठीक बात। जिस टाइम पे उन्होंने 1882 में ये पेपर करेंसी एक्ट बनाया, उस टाइम कलकत्ता राजधानी थी, क्योंकि दिल्ली तो 1908 में बनी ना, फिर यार कलकत्ता राजधानी थी। कलकत्ता के अंदर बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था उस टाइम पे, पब्लिक सड़कों पे उतर गई थी कि तुम तो रात हमारा सोना खा गए सारा का सारा, 1/3 सोना गायब हो गया यार, 15 में तो 5 गया। तो उस टाइम पे सरकार ने सोचा तो गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर 1934 में आरबीआई एक्ट लेके आए फिर ये, और आरबीआई एक्ट में लिख दिया कि बात सुनो भाई, जो या हुंडी है ना, या देन लाग रही थार तब पर्ची रुपये की, इसने देकर जिब थारा जी करे अपना सोना ले जियो। थारा सोना दे रहा रिजर्व, इसलिए इसका नाम देख दिया भारतीय रिजर्व बैंक। और हमारे बुढ़े क्या नहीं करते भाई, जितना सोना ओ है नहीं सरकार दो रहा है उतने नोट छाप सके। यह बात तो सुनी होगी अपन अभी, कितना सोना हुआ है। जब उसकी सच्चाई पता करी तो पता चले कि इतना हुआ है, यो कितना, 15 रुपया का 1 तोला सोना। अब आप 1 तोला सोना मतलब 11.664 ग्राम सोने को डिवाइड करोगे 15 से, तो आंसर आवेगा 777 मिलीग्राम सोना 1 रुपये का। और यही रुपये का स्टैंडर्ड है, ठीक। लोगों ने यह कहा उस टाइम जब आरबीआई एक्ट आया, और आरबीआई एक्ट के बाद जब संसद के अंदर भी काफी बहस हुई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डॉक्टर केन्स के साथ बड़ी लंबी बहस है, जिसका विवरण अब अपनी किताब में भी देवांगे, भी किताब छपन लग रही है अपनी इसके ऊपर, उसमें देवांगे। उसमें भीमराव अंबेडकर ने यह कहा कि न्यू तो कल न कोई राजा ईसा आ गया जो मनमर्जी के नोट छापन लग गया, तो देश की जनता और गरीब और अमीर होता चला जाएगा। तो उस टाइम पर काफी लंबी चर्चा हुई, तो आरबीआई एक्ट के अंदर यह मेंशन किया गया, और आईपीसी में यह मेंशन किया गया कि कोई भी व्यक्ति और या कोई भी सरकार कभी भी रुपए का वैल्यू को नहीं घटाएगी। जो फिक्स हो गया सो हो गया। अगर कोई वैल्यू को घटाएगा तो वो आजीवन कारावास तक की सजा का अधिकारी होगा, और वो एक संज्ञेय अपराध होगा। ये लिखा हुआ है आईपीसी की धारा 230 से लेकर 254 तक। आप सर्च कर लियो 230, सेक्शन 230 उठा के देख लियो, कोई फालतू नहीं है, सर्च पा जाएगा आपने। कॉइनेज को, कॉइन की वैल्यू को, उसके वजन को, उसके शेप को डिफेम नहीं कर सकता। अब 1 रुपये की वैल्यू होगी 770 मिलीग्राम। अब इसको आप ऐसे समझो, मैं हूं सुनार और मैं सोने और चांदी के सिक्के बना रहा हूं। अगर आप मेरे सोने में 100% सोना है मेरे रुपये में, तो मुझे 1 तोला सोने की वैल्यू आई होगी, जो 1 तोला सोना है। आपने दूसरे शहर में जाना है बिजनेस करने के लिए, और आप
मैं आपको ये कहता हूं, अरे अनिल कड़े जाओगा तू, उड़ जाओगा, चंडीगढ़ अड़ता है, रात को राम को लूट लेगा, तो काम करिए पर्ची बना ले मेरे पे भाई, तन्ने मेरे तय 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये मतलब 1000 तोड़े चांदी है कि नहीं, और जो सोने की वैल्यू बराबर, रुपया मतलब सोना, अब रुपया मतलब चांदी नहीं होती, रुपया मतलब सोना हुआ है, उसके बराबर का सोना दे दो या उसके बराबर की चांदी 10 गुना 15 गुना, मतलब असल में स्टैंडर्ड सोना है भैया, ध्यान रखना। तो जब मैं रुपया कहूंगा मतलब 1 रुपया मतलब 770 मिलीग्राम सोना, ठीक, उसके बदले का चाहे गेहूं दे जा मेरे कहता है भाई, सोने में सोना गेहूं में भी तो आ जाएगा, चाहे उसके बदले मतलब वजन वही रहे, स्टैंडर्ड वही रहेगा, चाहे सामान कोई भी हो। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं आपके सामने एक विकल्प रखता हूं कि अनिल भाई न्यू काम करिए, यू आप पर्ची ले जा 1000 रुपया की, और जाएगा चंडीगढ़ 1000 रुपया की पर्ची फलाने सनारते दे दिए और 3000 रुपये मिल जाएंगे, उड़ा जाएगा तो बढ़िया सुधा भाई। जब मान लो थोड़ा बहुत कटदा भी होगा तो उसमें भी नुकसान को नहीं, राल खतरे तो पेंडा छुट जाएगा, खतरा नहीं रहेगा। तो वह पर्ची बनानी स्टार्ट कर दी, उसका नाम था हुंडी। अब गया अगली बार, सोचा अनिल ने सोचा वो बढ़िया काम चलेगा, वो फर्स्ट क्लास। अगली बार मेरे तो बोलिया देवेंद्र न्यू करिए, इब का 1000 की एक मत बनाइए, उड़ा जाएगा सोना लिया, तो न्यू काम करिए 20-20 की दे दिए, बनाएगा 50-50 की, टोटल 1000 कर दिए बस, 100 के 10 दे दे या 10-10 की 100 दे दे, बात वह नहीं आ रही है, तुम मैंने 1000 की टोटल करके दे दिए, उड़ा जाओ है जब 10 चाहिए तो 10 लेकर दे दिए, 20 चाहिए तो 20, बाकी का अपनी पर्ची नहीं होगी उल्टी लिया हुआ है, अगली बार चल जाएंगे यही पर्ची की दिक्कत है, पर्ची सोना तो दे रहे हैं ना, सोना तो मेरे तो दे रहा है। इब अगली बार मेरे दिमाग में एक आई कि मैं दुकान पे बैठा था, मैं बोला यार ते कप बढ़िया से लाके यार दिए ना भाई, इब लाके सोनार पे लाके सोना देना पड़ेगा, रुपये देने पड़ेंगे, मैं सोना नहीं बोल रहा, रुपया बोलूंगा, रुपया मतलब सोना है, ठीक है, तो मैं बोलो सोनार पे रुपये लाके देने पड़ेंगे, तूने काम करिया पर्ची तो ले ले, तो लिया ये जाकर ना पर्ची तो चलेगी है कि नहीं, मैंने सब ठीक है बात, भाई दो भाई ते भी देने थे इसने 20 रुपये, मैंने 20 इसते दे दिए, इन्हें भाई ते देने थे, इन्हें 20 उसते दे दिए, इन्हें उसते दे दिए, ओ आखिरी में अड़या कि नहीं यू भाई जाएगा फिर लिया अपना सोना अपना रुपया। क्या दिक्कत है, पर्ची में रुपया मिलना शुरू हो गया, तो लोगों ने पर्ची की ओर रुपया मानना शुरू कर दिया, ये रुपये समझ गए बात आप। वो असल में अगर आप अपने बड़ों की बात सुनोगे ना, तो आपका दादा हमेशा न्यू कंधा पाओगा, दिए भगवान 10 का नोट, दिए भगवान 20 का नोट, नोट मतलब पर्ची, ठीक, हमेशा। और दुकानदार तो ने दिए 100 की पर्ची, दिए 50 की पर्ची, यह बात तो सुनिए अपन है कि नहीं, वो पर्ची ही थी असल में। अब क्या हुआ कि लोगों ने आपस में पर्ची में ही लेन देन शुरू कर दिया, क्योंकि लोगों को इतना भरोसा पक्का हो गया कि देवेंद्र दौर है, सबका रुपया धरा है, जोन मर्जी अपने पर्ची ले जाओ और अपना रुपया ठा लो। एक आधे आदमी ने ट्राई भी करा बीच में, एक आधा आदमी क्या करता, पर्ची पुरानी सी होगी मान ले, मैली होगी, अगर सॉरी कदे पैट जाए देख है, उसके बदले रुपया ले लो, फिर किसी और सनार पे तो जाएगा फिर पर्ची बनवा लो। तो यह हुंडी और पर्चियां चलनी स्टार्ट होगी, और लोगों ने पर्ची को ही रुपया मानना स्टार्ट कर दिया। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताओ भाई, और ये असलियत बात है, कोई झूठ नहीं इसमें। फिर अचानक सनार की छोरी का ब्याह आ गया। इब सनार की छोरी, सनार की घराड़ी बोली, सनारी बोली सनारता न्यू काम कर, लयू सोना दर ले या रुपये दर ले, और मैंने पर्ची दे दे बना के 3-4 हज़ार की, और मैं जाकर कुछ सामान ले आऊँ, मैं 2-4 गाय ले आऊंगी, छोरी देना उस टाइम तो गाय ले आ कर दी, गाड़ी ले आऊंगी, साइकिल ले आऊंगी, जो जो सामान ले आने का था लिया, सूट ले आऊंगी। सनार बोला तो भी पागल है, इन बोली बुच्चा ने के बेरा या पर्ची के बदले में सोना दरिया कि नहीं दरिया, तो पर्ची ले जा, मेरी पर्ची नहीं हो चलन लाग रही जी, यू सोना दर ऊपर, ठीक, और तो पर्ची ले जा। इब सनारी तो पर्ची लेगी, फिर उन्हें 3000 की लिमिट के, फिर तो तू गणिये दे दे, गणिये पर्ची ले दे। वह पर्ची लेकर भाई दो रह गई साइकिल खरीद ले आई, भाई दो रह गई मैच खरीद ले आई, भाई दो रह गई, आपने तो मेहनत कर रखी, और उसकी केला करी सनार की सिर्फ साइन, उसके बदले में अच्छा इब है सुनार आरबीआई है, हाँ सुनार आरबीआई है, समझ गया। इब भाई ने पर्ची दी, इन्हें शक हो गया, मन नहीं सा लग गए
कदे इसके बदले यार सुनना ना, सनारी लेके आई थी, सनारी के मन ने नकली बनवा रही हो अपने आदमी पे, इब आप मेरे पे वह पर्ची लेके आए, मैंने तो दुनिया का सोना दे रहा मेरे दो रहा, तो उसमें तो ठाएगा थोड़ी ले जा, फिर पक्का यकीन होगा भाई यह पर्ची ही रुपया है, सनार ईमानदार है। और हमने उस पर्ची को ही रुपया मानना स्टार्ट कर दिया। वो आरबीआई है। अब आरबीआई ने 2003 में मुंह मांगे रेट पर जमीनें ऐसे खरीदी थी, मतलब बड़े बड़े लालाओं को। अब लाला जी अगर राजा का मित्र है, सनार का मित्र अगर कोई लाला है, और वो बैठे बैठे रात में चर्चा करेंगे, न्यू काम करना तो न्यू काम कर 10,000 करोड़ की पर्ची छाप देना है, कल ने फैक्ट्री खोलनी, ठीक है। किसान तो उस पर्ची ने रुपया मान रहा, किसान बोली बूच जो किस जमीन ने मां क्या करदा वो उसने बेचन लग रहा पर्चिया में, और उसके नाम जमीन आ गई, कागज उसके नाम कागज, उसके नाम जमीन आ गई, उसके पास पर्ची है, उसने तो पर्ची ने कोई भी रात में 8 बजे आकर नुका देगा कल से लीगल टेंडर नहीं रहेगा, पर्ची बंद, पर्ची बंद, पर्ची बंद हुई है, पर्ची बंद, सब कुछ डिजिटल, फिर एक दिन इंटरनेट बंद। आपकी जमीन आपकी मेहनत कैसे पानी होएगी, समझ में आ गया। कागज के टुकड़े के बदले में आपकी असली मेहनत ले ली जाएगी, ले ली जा रही है। आपकी दादी के पास गले में, पैरों में, हाथों में सोना और चांदी रहा करता, सोना घर में रखता, हर घर के अंदर सोना और चांदी रहा करता। किसी के घर में पड़े हो तो बता दो, इब कितना ही बड़ा लैंड लॉर्ड हो रहा हो कोई, थोड़ा बहुत वो भी बैंक का वो भी बैंक लोन पड़ा। अब ये पर्चियां छाप छाप के चाहे भाई रेट गुड़गांव में चाहे 5 लाख गज कर दो, चाहे 10 लाख का गज कर दो, इसमें क्या है यार, पर्ची तो छापनी अगले ने, डिजिटल ट्रांसफर करने हैं। 100 करोड़ का विला बिक गया गुड़गांव में, हैं 1 अरब रुपए का विला, 1 अरब, हाँ 100 करोड़ का एक विला। अब आप सब ला लो, जिसने दिया है वो तो सनार में तो पर्ची ला रहे बनवा के। एक बात बताओ, सुभाष चंद्रा का 5,000 करोड़ रुपया माफ होया, क्यों करो या? सुभाष चंद्रा जब सनार तक जाएगा न्यू कह देगा ना, सुनो ये बकवाद करेगा, यू रुपया छापने वाला खेल समझा दूं देश की जनता है, जब देश की जनता ने रुपया छाप, क्योंकि मैं बोल लूंगा तो मेरे को तो क्या कहेंगे, साला कांग्रेसी होगा, साला बीजेपी का विरोधी है, साला मोदी का विरोधी है, इन्हें तो साले ने सरकार की खिलाफती करनी, मैंने तो कोई कुछ भी कह देगा मुंह पैट के। लेकिन जब सुभाष चंद्रा बोलेगा, जब नीरव मोदी बोलेगा, जब विजय माल्या बोलेगा, जब अडानी और अंबानी बोलेंगे, तो जबान है उनकी। अडानी और अंबानी के तो सारे चैनल हैं, इसीलिए अडानी ने कहोगा मेरे 10,000 करोड़ माफ कर तो 10,000 करोड़ माफ होंगे, अडानी कहोगा मेरे 1 लाख करोड़ माफ कर तो 1 करोड़ माफ होंगे। पर्ची दे रखी ना, तो इसीलिए तो माफ का समय होना बस हो, उसमें क्या करना है, उन्हें पर्ची में आपकी जमीन खरीद ली, बाद में माफ करा लिया, अभी करा तो माफ, ऐसे ही होगा मेरे दोस्तों। वो आपको पर्चियों में आपकी जमीन लेते रहेंगे, आपकी मेहनत की वैल्यू को जीरो करते जाएंगे और आपको नील बटे सन्नाटा बनाते जाएंगे, और एक दिन आप सबकी जमीन, मकान, दुकान, ट्रैक्टर, डांगर, गड़ाड़े तक भी गिरवी पड़े होंगे उनके पास, जो कि आज हो रहा है। आज आपके पास अगर लोन नहीं ले रखा तो आपके पास फोन आएगा, ले ले, जब टेम पे किस्त जान लग रही तो कहेंगे और ले ले, टॉप अप लो, टॉप अप लो। और आपको लेके नहीं देवा तो नहीं नहीं, अभी हम देंगे, अभी देने वाली पे तो पावा, पहले हम तो लेने वाली पावा देखो ये लेने वाली पावा, ठीक है। अब अच्छा, अब आप ये बताओ कि मान लो अब असली कौन सी है पर्ची और नकली कौन सी है। अब ये बिंदु आता है, असली पर्ची वो है जिसके बराबर का सोना रिजर्व बैंक में रखा है, और नकली पर्ची वो है जिसके बराबर का सोना सनार ने उंगली छाप के दे रखी है। ठीक है बात, जो लगाई तो दे रखी ठीक है बात, ये उद्योगपति लगाई है उसकी ठीक है बात, अब नहीं मान ले, आरबीआई की लगाई है। आरबीआई कौन? जो राजा बैठा, ये राजा इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, ये बीजेपी की सरकार है, बस फर्क कुछ नहीं भाई साहब, दोनों में एक ही चीज है। ये मत मानना कि आप इस सरकार का बुरा जानने लग रहे। जिस टाइम पर मोदी सरकार में आया 2014 में, उस टाइम अपने देश के पास 16 लाख करोड़ रुपए के नोट थे,
याद रखना ये बात, ये डिजिट ये वीडियो में भी आ जाएगी, तो याद रखने के लिए ध्यान में रखना। कितने थे? 16 लाख करोड़। लेकिन सोना जो रखा था रिजर्व बैंक के पास, वो रखा था मात्र 800 टन, 1000 टन के करीब था। मतलब कुछ टन सोना जो है वो मनमोहन सिंह 600 टन सोने के करीब खरीद के ले आया था और हमारा उसमें रखा था। लेकिन मोदी ने जैसे मई में 2014 में राजगद्दी संभाली, तो सितंबर अक्टूबर में 200 टन सोना इंग्लैंड भेजा था बैंक ऑफ इंग्लैंड में, और संसद में इस बात का उसने जवाब भी दिया था, भाई ये पैसा हमने सिक्योरिटी रीजन से इंग्लैंड भेजा। सिक्योरिटी रीजन से कैसे? कि यू पैसा इंग्लैंड का ही था। कैसे? अगर रिजर्व बैंक का था तो रिजर्व बैंक इंग्लैंड का, अगर रिजर्व बैंक बैंक ऑफ इंग्लैंड की शाखा है। हाँ, मानने को नहीं, मानने को नहीं। मैं बताऊं, मैं बताता हूं ना, मैं किसे भाई तो 1 रुपया है, 1 रुपये का नोट नहीं है। एक काम करियो, कोई कोई करा तो मेरे पे दे रहा एक काम करियो, कोई भी भाई घर 1 रुपये का नोट या मोबाइल पे सर्च कर लियो, 1 रुपये नया पुराना कोई भी नोट, उस नोट पे ऊपर लिखा होता है भारत सरकार और नीचे लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 रुपये पे सिर्फ, है ना? अच्छा एक बात बताओ भाई, जब मान लो रिजर्व बैंक भारत का है, ठीक, आपने कभी इस रिजर्व बैंक के नीचे क्या लिखा है कभी पढ़ा किसी भाई ने? लाइन किसी ने नहीं पढ़ी, देख लो आज तक। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी होती है हर नोट पे, जो रिजर्व बैंक का नोट है, गारंटीड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपको ये दी सेंट्रल गवर्नमेंट समझना पड़ेगा। क्या? पहली बात, अगर ये भारत सरकार का है तो इस पे गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखा हुआ? रोके भाई, है भाई, समझ गए नहीं भाई? भाई गवर्नमेंट इंडिया क्यों नहीं लिखा? अच्छा दूसरी बात जो इसको सपोर्ट करने वाली बात है, 1947 से पहले दी सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोला जाता था, और जब संविधान बना, हमारे संविधान में जब भारत सरकार की डेफिनेशन आई, परिभाषा, तो वहां बकायदा एक लाइन लिखी हुई है, यूनियन नॉट सेंट्रल। यूनियन है हमारा देश, यूनियन ऑफ इंडिया नाम है इसका, रिपब्लिक ऑफ इंडिया नाम है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 3 ही नाम है। अगर कानून में जाओगे तो यूनियन ऑफ इंडिया है इसका नाम, अगर आप विदेश में जाओगे तो आपके पासपोर्ट पे लिखा मिलेगा रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और वैसे कागजों में आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 3 ही नाम है, चौथा कोई नाम नहीं है। अखबारों में केंद्र सरकार सिर्फ लिखा आता है, असलियत में किसी दस्तावेज में केंद्र सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। तो दी सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वही दी सेंट्रल गवर्नमेंट है। नहीं तो काम करो, इस पर भारत सरकार लिखवा के दिखा दो, दुनिया का कोई आदमी आज तक लिखवा नहीं पाया, ना इस पर पहली सरकार लिखवा पाई, ना यह लिखवा पाए। नंबर 2 बिंदु, नोटबंदी हुई 2016 में। नोटबंदी के अंदर, उस टाइम नोटबंदी हुई तो आरबीआई के उस टाइम के स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। उन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि हमारे पास भारत में 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है, जिसमें से 14 लाख करोड़ रुपया है 500 और 1000 की शक्ल में, और बाकी का है छोटा। तो 14 लाख करोड़ रुपया वापस आ गया था सारा का सारा। और इस टाइम फिर क्या किया सुनार ने? फिर सुनार ने 18 लाख करोड़ रुपया छापा। आपको ध्यान हो, नोटबंदी के बाद बीजेपी कार्यालय से 2000 के नोट बदले जाया करते, बिल्कुल बदले जाया करते। अपनी असली कमाई को कागज के टुकड़ों के बदले में ये लोग गिरवी रख रहे हैं। अब हमने क्या किया? हमने बैंकों से कुछ सवाल पूछ लिए और हमने ये साबित किया कि जो आपके पास है ये नोट नकली है। अगर आप में से किसी भाई ने वकालत पढ़ रखी हो, नहीं भी पढ़ रखी हो, तो जिस भाई ने भी पढ़ रखी हो उससे पूछना एक बात है कि कोर्ट में दिया गया या किसी को भी दिया गया अपना एफिडेविट बदल सकता हूं क्या मैं? आपको पता चलेगा अपना एफिडेविट बदलने की सजा है 7 साल तक की, खुद का एफिडेविट। तो किसी और का एफिडेविट अगर बदल दूंगा वो तो फौजरी है। नोट के ऊपर गवर्नर का प्रॉमिस होता है देश के नाम, जो हुंडी के ऊपर लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपए 200 जितने का भी वो नोट होता है उतने रुपए देने का वचन देता हूं। 1968 से पहले
इस नोट के ऊपर लिखा होता था सिर्फ अंग्रेजी में, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड। आजकल ये ऑन डिमांड जो शब्द है ये चलन में नहीं है, ये काट दिया गया 1968 में, उसके बाद के नोट में ये नहीं मिलता है। तो हमने जब सरकारों से ये पूछा कि आपने ये किस के तहत बदला है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के अगर एफिडेविट को आप बदलते हो तो ये तो संज्ञेय अपराध है और आपको आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, 7 साल तो कन्फर्म है। तो पता चलता है कि हाँ जी, पहले एफिडेविट आता था और अब ये एफिडेविट नहीं आता। ये वाला 10 का नोट लगभग हर आदमी ने देखा होगा, ये है ना, ये पुराने वाले नोट, दादार दो रहा कर दे मार दो रहा है। ये नोट जो है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ है, अगर इसको पढ़ोगे आप, पढ़ के देखो चाहे उना प्राण ने भाई ने पढ़े, है ना, ऑन डिमांड, है ना, द सम ऑफ ₹10। और इसमें सबसे नीचे एक और लाइन लिखी होती है, किसी का ध्यान नहीं है, एट एनी ऑफिस ऑफ इशू, मतलब किसी भी बैंक से जाकर मैं अपने 10 रुपए ले सकता हूं। तब ये सवाल आता है 10 रुपये क्यों हैं? फिर वहां से वो स्टैंडर्ड आया, इसको देके 10 रुपए ले सकते हो। ये क्या है? हाँ, ये 10 रुपए का नोट है जो बैंक नोट बोलते हैं, और ये प्रोमिसरी नोट है, ये वादा है, ये हुंडी है, ये 10 रुपए नहीं है। हाँ। ये 10 रुपए में चल रहे हैं, हम इनको 10 रुपया मान रहे हैं। जैसे आपके मोबाइल में वो जो डिजिट आप ट्रांसफर करते हो उसको आप रुपया मान रहे हो। मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। अपने जो जमींदार हैं, मैं खेत में 2 ईंट धर दिया कर दे, उसने परमात्मा मान्या कर दे। गांव में खेड़ा होया करता, माता भी हमारी इसी होया करती गांव के बाहर, आलीशान मंदिर तो ये बनन लग गए ना, लेकिन हमारे पुरखिया ने पता था कि जय राम इन 2 ईंटा में नहीं है तो कड़ी नहीं, फिर अर्जा कड़ी है तो वो इन 2 ईंटा में भी है। यह बात पता थी, वो मानने पे चलता है, परमात्मा भी है। देखो, वोट, सपोर्ट, कोर्ट, भाई आप न्याय मानोगे तो हो गया, नहीं मानोगे तो नहीं हुआ, है कि नहीं? इसी तरीके से वोट का भी है, मानूंगा तो मैं आपको दूंगा, सपोर्ट भी करूंगा, नहीं तो नहीं। और यही नोट का है, आप मानते हो तो वो नोट मान रहे हो, उसको पैसा मान रहे हो, नहीं तो पैसा तो है नहीं है, हम इसको पैसा मान रहे हैं। अब हमसे बैंक में, जब बैंक का अधिकारी जब हमसे बात पूछता है तो हम उससे एक बात पूछते हैं, जब वो पैसा लेने के लिए आता है या फिर जब हम उनके पास आवेदन लगाते हैं, हम उसको ये बोलते हैं कि भाई तुमने ये जो, एक तो इस पे ऊपर प्रोमिसरी नोट है, इसका प्रोमिस बदला। नंबर 2, भारत सरकार क्या नहीं लिख रहा है इसके ऊपर। नंबर 3, मेरे नोट का स्टैंडर्ड है कुछ ना कुछ, तो जो तुमने मेरे पे जो नोट दे रखा, जो तुमने मेरे को कर्जा दिया था, वो कर्जा असली रुपया का दे रखा कि नकली रुपया का दे रहा? भाई सनार पे 2 डाल की पर्ची है, एक तो वो जिसके पीछे सोना रखा और एक वो जिसके पीछे सोना नहीं रखा, है कि नहीं? इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है। अगर जो उस मेरे को जो पैसा दिया है बैंक ने, अगर उस पैसे के बदले, यानी पैसा नहीं है वो नोट है, मतलब जो मेरे को नोट दिए हैं बैंक ने, जो कर्जा दिया है, अगर उसके पीछे वहां गोल्ड रखा है तो वो पैसा है असली। अगर वहां गोल्ड नहीं रखा है तो है वो नकली। क्यों जी, मान दोगे इस बात में? तो अब हमने बैंक से एक सवाल पूछा, हमने अपने दस्तावेजों में पूछा, बकायदा आरटीआई लगा करके पूछा कि भाई मैंने जब आपसे लोन लिया था तो मैं ये सोच करके लिया था कि आप मेरे साथ कोई गद्दारी नहीं करोगे और मुझे सही रुपये में डील करोगे, क्योंकि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, मैं कानून की पालना करने वाला व्यक्ति हूं। मैं कानून की पालना करते हुए आपसे यह पूछ रहा हूं क्योंकि मुझे किसी ने बताया, मैंने देवेंद्र बलारा बता के गया कि थंबने मारते नकली नोट दे रखे। मैं सिर्फ यह पूछना चाह रहा हूं कि आपने जो हमको पैसा दिया है वो लीगल है या इल्लीगल है? अगर वो इल्लीगल है तो आपको जेल होनी चाहिए, और अगर वो लीगल है तो सिर्फ लिख के दे दे कि वो लीगल है। क्योंकि अगर वो लीगल रुपया है तो मेरे 15 रुपया में 1 तोला सोना आवे है, मैं तो अपना लेगा आऊंगा। अगर वो इल्लीगल है तो मैं तना पहलम तो तना सजा दुआऊंगा, रुपया तो तना देऊंगा।
रुपया तो सारा दूंगा। देखो मैं किसी का रुपया मारने के बिल्कुल इच्छुक नहीं भाई सर, क्योंकि देखो असली रुपया जो भारत का रुपया है उस 15 रुपया में 1 तोला सोना आवा है। समझ गए बात मेरी? असली रुपये में, क्योंकि वो तो कानून कहता है। और जो तुमने मेरे को नोट दे रखे हैं वो 1 तोला सोना 60,000 में आवा है, यानी मेरे 15 रुपये और तेरे 60,000 बराबर हैं। क्यों जी, मान दोगे इस बात ना? तो इस तरीके से हम पूरा रेट देख के सुनने का, कितना रेट है, किस हिसाब से चल रहा है, तो रेट निकल के आता है हमारा 1 रुपया, हमारा मतलब भारत का 1 रुपया स्टैंडर्ड के हिसाब से, और बैंक ने जो बैंक नोट दे रखे हैं ये नकली, इसमें 4870 के नोट बराबर वैल्यू है, उतना ही सोना आवे बराबर। तो हम ये कहते हैं कि तेरा जो ये 5 लाख का लोन है ना, इसकी असली वैल्यू भारत के रुपए में 106 बनती है, 106 रुपया तना। 5 लाख के नोट दे रखे, 5 लाख रुपया कौन दे रहा है? क्या रुपये की तो वैल्यू वाह है भाई, गोल्ड के बराबर। क्या तू कह देख वाह कोनी भाई? देखो एक बात मैं ये कह रहा हूं भाई, मैंने बैंक ने जब मुझे लोन दिया ना, जिस टाइम लोन दिया पहला मेरा आधार कार्ड चेक करा, फिर मेरा पैन नंबर चेक करा, फिर मेरा सिबिल चेक करा, फिर मेरे घर के कागज देखे, फिर मेरी आमदनी का सबूत देखा, सारे कागज पे मेरे साइन कराए, फिर वो मेरा घर देखने आए भाई साहब, कागज भी लिए और जमीन मकान देखने भी आया, उन्हें सारी तसल्ली बिठाई। पड़ोसिया से भी पूछा किसा मानस है, सिक्योरिटी चेक लिए, सिक्योरिटी चेक लिए, किसे किसे में गारंटर भी लिया, और पूरी तसल्ली बैठ की। जब उन्हें मेरे खाते में ट्रांसफर करी वो डिजिट, ये मेरा डाउट हो गया भाई, कानून या कायदा या भाईचारा या पंचायत या सिद्धांत ये कहता है कि पेटा भरना पड़ेगा भाई, जब डाउट हो गया तो अपना पेटा भरा दे। सुन भाई, मैं तो मेरा पेटा भर दे भाई, मैं बैंक को ये कह रहा हूं मेरा पेटा भर दे भाई। तने क्या करना है? तने जब कोई बेईमाना ना कर रखा, बस मेरे तो लिख के तो देना है कि वो लीगल पैसा है। या लिखण में के स्थिति हो गई बैंक की, आज तक लिखा नहीं, 550 केस ला लिया हमने, आज तक एक भी केस में नहीं लिख के दे रहा, तो डाउट गहरा होता जावे, इसका मतलब फंस रहा बैंक। यूनियन बैंक का मैनेजर मिल गया, अपने जोनल हेड दौरे ले गया, वो अपने जर्नल मैनेजर दौरे ले गया, जीएम दौरे, बैठ के चर्चा करने लगे। मैनेजर मेरे तो सबसे पहले बोला, देखो डॉक्टर साहब, मेरा एक दोस्त था जिसका केस था, लोन था 6 करोड़ का, और वो बैठा 6 करोड़ वाला भी उरान बैठा कुर्सी पे, मैं उरान कुर्सी में बैठा, आगे वो बैठा जोनल मैनेजर, और साइडा में बैठे हुए सॉरी आगे जीएम बैठा, इधर जोनल मैनेजर बैठे। और जीएम मेरे तो बात करने लग रहा, मैं देखने लग रहे, वो मेरे तो बोलिया आप तो वही नहीं हो? हाँ मैं वही हूँ। ना आगे कुछ कहा ना मैंने कुछ कहा, मैं बोला कहा वही हूँ मैं। आप लोगों को मिस गाइड क्यों कर रहे हो? मखा जी मिस गाइड की एक लाइन बताओ बस, आपने को पीछे देने? मखा जी आज तक नहीं कहा मैंने किसी से पीछे देने, हम न्यू कहा थर पर ना दिए जान दो तो हम देवांगे। हम न्यू कहा कि हम देंगे, कानून के हिसाब से देंगे। अगर बैंक ने फ्रॉड किया है तो पहले उसको सजा मिलनी चाहिए, और अगर नहीं किया है तो हम देंगे भाई। हम किसी भाई को हमने ये नहीं कहा कि भाई आप देना मत, हम ये कहते हैं कि तार पे नहीं दिए जान दो तो हम देंगे, तुम घबराओ मत, बस तुम अपने अंदर यह फीलिंग मत लाओ कि तुमने कोई फ्रॉड कर रखा, तुमने कोई ठगी कर रखी। तुमने कौन कर रखी ठगी? तो इनने कर रखी। हम तो न्यू बताओ भाई, बैंकों ने ठगी कर रखी, हम तो उस भाई ने उस गिल्टी कॉन्शियस से निकाला, तू कदे फांसी ना खा लिए। क्योंकि भाई साहब मेरे पास ऐसे कितने केस आ लिया, आप अंदाजा लगाओ भाई, कहने की बात नहीं, कहने की बात नहीं, बड़े भाई छोटे भाई, मतलब असलियत में लोग आके ना पाए नहीं छोड़ दे। डॉक्टर साहब भगवान बन का आएंगे, मैं क्यों कर भाई? बोला जी क्यों कर तो छोड़ो, आपकी वीडियो देखी मरण जाऊं था और बेरा नहीं क्यों कर आ गाएगी, मेरा तो हिम्मतें आएगी सॉरी, मतलब बस मतलब न्यू फीलिंग है, अब तक उसका समाधान को नहीं है, यहाँ पर हिम्मतें आएगी। भाई हिम्मत ही खत्म हो रही थी अगले आदमी की, वही हिम्मतें मिल गई बस, मां बस लियो ही करना भाई, कागज के बदले में जान लेने लग रहे यार। मतलब आप सुसाइड करके मर जाओ तो सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको कोरोना से नहीं मरने देंगे ये। क्या कमाल है यार। अगर आप पर्ची चाहिए उन्हें पर्ची वापस दे दो, मार देंगे आपने। ये कोई बात है यार? हम ये कह रहे हैं भाई कुछ मत करो,
सिर्फ इस फ्रॉड के बारे में जानकारी ले लो यार, पूछ लो यार, तसल्ली तो बिठाओ गांव के लोगों। इसके चक्कर में मत फंसो ना, अपनी जमीन कम से कम ना दो इन कागज के टुकड़ा में। ये मैं उस दिन कह रहा कि सिविल बैंक का सिविल ठीक रखने के चक्कर में भाईचारे का सिविल खराब करने लग रहे। बताओ, भाई तो लेकर किस्त पकड़ा जाए, भाई तो देने उल्टे पीछे हैं को नहीं, मारा आपस में जूत बात जाए। जो भरोसा था वो भरोसा टूटने लग रहा है आपस का, और बैंक तोड़ने लग रहा है। और इस बात का बेरा बैंक को नहीं, इसलिए लोन और देने लग रहा है, और ले लो थारा तो भरोसा बढ़िया टूटने लग रहा है। हमने नहीं कहा भाई आपस का मत तोड़ो, आपस का दो सारा, बैंक का काम देंगे है। हम उनको ये बोलते हैं, वो जनरल मैनेजर मेरे तो बोला आप लोगों को ये कहते हो कि लोन ना भरो। मैं कहा ना बिल्कुल नहीं, हम ये कहते हैं लोन हम भरांगे। ने बोला कैसे भरोगे? माजी जुगराब ने भरा, जुगराब ने दिया लोन। बोला कैसे दिया? बोला इन्होंने 6 करोड़ रुपया लिया। मैं कहा ना गलत बात नहीं भाई साहब, मैनेजर मैं जीएम साहब गलत बात। बोला कैसे? मैं कहा 6 करोड़ के डिजिट ट्रांसफर करे हैं आपने खाली। बोला फिर हम डिजिट ट्रांसफर कर दो। मैं कहा इसका मुंह रान कर, वो श्यामी कंप्यूटर दे रहा था, मैं इसका मुंह रान कर लीव करो, तो जितने का उतने करो, मैं 60 करोड़ करती हूँ जब लिखना है। तो यू तो मेहनत कर करके पागल हो लिया। 6 करोड़ लिए थे, 8 करोड़ भर लिए, 12 करोड़ भी देने है? तुम तो इसकी स्थिति कर रखी, तो सारी जिंदगी नहीं तार सकता इस पीछे ने भाई, जिससे आप तारा बदन लग रहा। फिर बोला आप न्यू भी कहो कि नोट नकली देवे बैंक। मैं कहा हाँ कति कमा, और डंके की चोट पे कमा। नु बोला और मैं लिख के दे दो नकली को नहीं, आपने लिख के नहीं दिया। मन तो आप दो यूनियन बैंक में भेज रखा, मन तो आरबीआई एसबीआई में भेज रखा, मन तो आईसीआईसी में भेज रखा, मन तो एचडीएफसी, मन तो कैपिटल, जितने फाइनेंस कंपनी सब में मेरे तो सारे केस हैं, किसी ने बताया ही नहीं कि असली दे रखे। ने बोला फिर एक काम करो बलारा जी। मैं कहा बताओ, जोन से नोट ले रखे नहीं वही दे दो। मैं ले आई बात लिख के दे दे, तने भी तुम्हारे पर सब कुछ लिखित में लिया था, तो यह बात लिख के दे दे कि जोन से लिए थे वही दे दे, लिया तो नहीं देवांगे। वो भी नहीं लिखता, वो लिख दे तो फंस जाएगा, वो लिख दे फंसेगा वो जोन से देके। फिर ही वो मतलब फंस रहा कि थम या गलत कर रहे हो। भाई वो कहते गलत कर रहे हो, फिर न्यू थोड़ी यार, कोई बात बता क्यों कर गलत कर रहे, लॉजिक बता, कोई लॉजिक बताओ। तम मैम तारते ना तो देन ता नाट दे, हम तो न्यू कह रहे तम ने मारते नकली दे रखे बस। बोला फिर नकली दे दो तो हम नकली भी दे देंगे यार, तम न्यू लिख के दे दो कि यह नकली दे दो मारकर। नकली दिए थे। क्योंकि आईपीसी की धारा 489 की ABCDE ये 5 सेक्शन है, जिसमें नकली नोट में लेन देन पे आजीवन कारावास है। तो मेरे को अगर कोई मैं आरोप लगा दूं ना, आप अगर मेरे पर आरोप लगा दो कि देवेंद्र की जेब में 10,000 के नकली नोट है, भाई साहब मैं साबित नहीं कर सकता कि असली है, क्योंकि असली नोट केवल वो होगा जिसके पीछे सोना दरा। फिर वो मैनेजर नहीं बोला डॉक्टर साहब कोई ने जट 2011 पढ़ा है? मैं कहता ना खेती वाले 3 कानून पढ़े थे? बोले ना। मैं फिर मैंने भी नहीं पढ़ा। मैं तने कहते नहीं पढ़े? बोले हमारे काम का कौन था? मैं फिर 2011 हमारे काम का नहीं है। बोला उसमें लिखा हुआ है। मैं क्या कि अब जो है रुपये का वो स्टैंडर्ड नहीं है और पिछले कानून सारे रद्द माने जाए। मैं ये खेती वाले कानून में भी लिख रहा था उल्टे कराए ना सम डंडा दे के, ये तेरा 2011 का भी होगा क्योंकि ये इलीगल है। पहली बात क्या, दूसरी बात नहीं बोला गोल्ड स्टैंडर्ड तो कई साल पहले तोड़ दिया था। मगर इसका मतलब क्या है मैनेजर साहब? वो बोला इसका मतलब यो है कि अब नोट छापने के लिए बैकिंग में गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है। कितने छाप सका? कितने? मैं बोला मैं फिर इसका मतलब कितने छाप सका? बोला हाँ। मैं कितने? बोला हाँ। फिर जो उनसे हमारे पता लेने में भी छाप लो। जब आप अपनी मर्जी से छाप सकते हो और उसके पीछे गोल्ड की जरूरत नहीं है, किसी स्टैंडर्ड की जरूरत नहीं है, तो मार पता लेने में भी छाप लो यार, बात खत्म। मारा भी मकान बचा रहेगा, हम भी बच रहा, हम भी खुशहाल जिंदगी जी लेंगे। ये वो फंस गया कहीं तो कंगड़ी भी झाड़ देता, ठीक है नहीं? बोला जिब लिए थे जिब तो बड़ा बुंडा मुंह कराया था। मखा बेरा कौन था? चोर आ रहे हैं बैंक के कर्मचारी बनकर ना। चोर कैसे कह रहे हो? मका नीचे गाड़ी खड़ी है उसके ऊपर भारत सरकार लिख रखा। बोला मका सरकारी है थारा बैंक? मैंने उसके आंखें में डाला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सरकारी हो? मका तम? बोला ना। मैं फिर गाड़ी पे सरकारी बैंक क्या लिख रखा? लोग डराने खातर
भारत सरकार लिख रही गाड़ी पे, मैंने पता है तुम चोर हो, उसके दफ्तर में बैठ के उसने चोर क्या खाया, साले का चू नहीं बोल जाओ, जमा नहीं वाला जीएम था वो, सारे जोनल मैनेजर उसके मुंह कहने देखने लग रहे, साला बोलता नहीं। फिर हम कार्रवाई कर देंगे, कानूनी कार्रवाई। तो कानूनी कार्रवाई कर, हम तो चावा ही नहीं हुआ तू कानूनी कार्रवाई कर। हम डीआरटी में नहीं जावांगे, हम कोर्ट में जावांगे। और हमने बेरा है कि कोर्ट भी इन्हीं की गेल है, हमने पता इस बात का, इसीलिए हम जनता की अदालत में हैं। जिस तरह मैं अपने एजुकेशन वाले मामले में गामा गामा फिरूं था ना, कि जिनकी औलाद मरन लग रही हूं ना, तो समझा दिया पहले मैं जीवे तो लड़ेंगे अपने बच्चों की लड़ाई। इसी तरीके से बगारे बच्चों से लोन आड़े हैं, उन्हें तो समझा देते हमारा तो लोन नहीं भाई, आपने तो किसी बैंक लेना देना नहीं, आप तो तारे खातर वो सिर बढ़ाते फिरा, ठीक ना, हमने जरूरत। मैं तो जिब चाहूंगा अपना सारा काम धंधा छोड़ के अपना गुरुकुल खोल लेंगे, और मुंह मांगा बालक तैयार करने की मुंह मांगी कीमत मिलेगी भाई साहब। मेरा तो एजुकेशन का जो सेक्टर है ना, उसमें अब तो करने वाले भी वही है। मेरा तो उन्होंने तो इलेक्शन लड़ेगा, पागलू में इलेक्शन लड़ूंगा। एजुकेशन में ऐसे मास्टर ने मुंह मांगी इज्जत मिलेगी, मैंने स्थिति करी किसी के आगे जोड़ के वोट मांगने की, मैं भिखारी क्यों बनू भाई? मैं यू काम नहीं करने वाला, मैं तो वो करूंगा जिसमें मन मजा आवे। हमने तो नौकरी इसलिए नहीं करी, हमने तो बिजनेस धंधा भी इसलिए नहीं करा कि पैसे के लिए काम नहीं करेंगे आप। पावर देखो भाई, भाई आगे प्यार तो बड़ी पावर कोई नहीं होती, देखो ठीक है, जिंगे जाओ प्यार मिलता हो। दो भाई शामी तो देख का ऐस पड़ो, अल्लाह से में स्वाद आ जाए, मुंह देख का शामी आड़ेगा मुंह चट जाए, अयो बेरा नहीं के लेना आया, बेरा नहीं के मांगना, इसी जिंदगी के करना, तो मन है ना किसी का देना कुछ। हम तो भाइया खातर खड़े, भाइया ने कहा भाई थम एक दूसरे खातर खड़े हो, जो अपने अपने गांव ने बचा लो, अपने भाईचारे ने बचा लो। थमने जो कानूनी दिक्कत आवे उस खातर हम खड़े, जड़ा मनसा की दिक्कत आ वो जोड़ने लाग रहे भाई, तुम 20 मानसा तो जोड़, 20 ने तो जोड़, 20 ने जोड़, ओए 100 माने साड़ी खड़े खड़े, ओए 2000 माने साड़ी खड़े खड़े, कितनी मिनट लगेगी? समझाने की देरी है बस। झूठ बोल के कोई पाछा नहीं लाना, ना गेल लाना। हमने क्या करना, हम कभी किसी को ये नहीं कहते भाई आपकी लड़ाई हम लड़ांगे, हम लड़ते भाई, हम ठेकेदार नहीं है थारी लड़ाई के, हम तम ना हथियार देवांगे, हम ना कागज देवांगे तैयार करके, बोलना सिखावांगे, समझावांगे, जितने डाउट होंगे मैं क्लियर करांगे, और अपनी लड़ाई लड़ो। और जड़ा मनसा की जरूरत होगी उठे सारे भाई ने कह देंगे आ जाओ रे फलाने भाई के तकलीफ हो रही, जिसका ताला जी करे उसका तोड़न लाग रहे है जिसका ताला लाग रहा ताला छोड़ दे, किसी भाई ने घर तब बाहर नहीं रहने देंगे, किसी भाई ने आत्महत्या नहीं करने देंगे, और इस तो बढ़िया जिंदगी की होगी भाई है। तो सीधी सी बात यह है, ई मैनेजर साहब पूछो सवाल कोई छोटा हो तो भाई भरना नहीं भरना, सवाल तो ऐसा है कि अगर भरेंगे कानून के हिसाब से भरेंगे, कानून के साथ भरेंगे, आपकी बात ठीक है। अभी इसमें क्या होता है कि बैंक जैसे कानून का सहारा लेके दबाव बनाते हैं, घर पे आते हैं, हाँ ठीक है, पुलिस प्रशासन का सहारा लेके घर पे आ जाएंगे, हाँ इसकी जैसे प्रॉपर्टी ऑक्शन कर लो, ठीक है बात, ठीक है, या कुछ कुछ काम धंधा करता है, कोई काम कर रहा है वहाँ पे उसके ऑफिस में चले जाना, उसकी वहाँ पे रेपुटेशन खराब होती है, ठीक बात। मानहानि होती है। देखो हाँ, अभी मैं इसके बारे में आपको बता देता हूं। आरबीआई ने इससे संबंधित कुछ गाइडलाइन जारी की थी। अगर एक मेल कर देते हो बैंक को और एक मेल कर देते हो आरबीआई को कि मेरे घर में तुम्हारी रिकवरी वाला एक एजेंट आया था, उसका ये नाम था, ये फोन नंबर है, उसने मुझे 7 बजे के बाद कॉल कर दी थी, एजेंसी की जो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना रद्द हो जाएगा और कोई भी रिकवरी नहीं कर पाएगा। तो 7 बजे बाद की उसकी डिटेल तो देनी पड़ेगी। हाँ देनी, जब अगर नहीं करी तो फिर खाम खाई की बात पूछ रहे आप। 7 बजे से लेकर 7 बजे तक की कॉलिंग का टाइम है उनका, सवेरे 7 से रात तक। पहली बात, कॉल नहीं कर सकता इसके बाद और उससे पहले। नंबर 2, तेज आवाज में भी बात नहीं कर सकता। रिकॉर्डिंग रखो, अगर उसने तेज आवाज में बात, गाड़ी तो दूर की बात है भाई साहब, तेज आवाज में भी नहीं, वैसे बोलेगा। क्या नाम आपका? दिनेश कुमार। दिनेश भाई वो पेमेंट थी कुछ करवा देते यार, फिर सिबिल खराब होएगा यार, फिर ये होगा, वो ऐसे बोल सकता है आपको। काउंसलिंग कर सकता है आपकी कि पैसे ना जमा कराने से आपकी जमीन की कुड़की हो सकती है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, आपका सिबिल खराब हो सकता है। वो सिर्फ आपको काउंसलिंग कर सकता है, धमका नहीं सकता। अगर धमकाने वाली ऑडियो हो तो मेल करो आरबीआई को, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। पहली बात। दूसरी बात, आपके घर पे नहीं आ सकता वो,
घर के अंदर नहीं घुस सकता वो, आपकी मर्जी के बिना, आपसे अपॉइंटमेंट लिए बिना आपसे पैसा मांगने नहीं आ सकता वो, गली में आपको किसी के सामने नहीं टोक सकता, आपके पड़ोसी को कॉल नहीं कर सकता, आपके गारंटर को कॉल नहीं कर सकता, आपके रिश्तेदार को कॉल नहीं कर सकता, और अगर उसने कॉल की है उसका सबूत जमा कराओ, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उसके ऊपर मुकदमा बनेगा। ये बकायदा कानूनन है यार, ये हमें जानकारी नहीं है इसलिए आप फंसा। काम वाली जगह पे नहीं जा सकता वो, जहां हम काम करते हैं वहां नहीं जा सकता रिकवरी वाला कोई एजेंट, तो ये हमें जानकारी नहीं थी इसलिए फंसते हैं हम। कोर्ट में जो केस फाइल कर रखे हैं इन्होंने रिकवरी सूट के, हाँ, और उसके थ्रू जब नोटिस आता है घर पे, हाँ, तो उस पे अगर बंदा नहीं जाता है हाँ, तो उसके अगेंस्ट एक समन जारी हो जाता है। बिल्कुल होगा, और ये होना लाजमी है और होना चाहिए, क्योंकि कानून ये कहता है कि आपको जब पहला नोटिस जारी किया था बैंक ने, तो आपको उसका कुछ ना कुछ लिखित जवाब बनता है। आपने कोई लिखित जवाब नहीं दिया, आपने दूसरे नोटिस का भी कोई लिखित जवाब नहीं दिया, आप उसकी पेशी पे भी नहीं गए, तो आप कोर्ट का अनादर कर रहे हो, वहां आप कोर्ट का कोपभाजन बन रहे हो, अवमानना कर रहे हो आप उसकी, और इसीलिए आपके ऊपर वो ठोकती है। अगर आपने बैंक को आवेदन लगाया हुआ है और बैंक से सवाल पूछे हुए हैं, और फिर उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट रुकी हुई है, यार पहले रुक चुकी है और उसके बाद आप पूछ रहे हो, तो आपने कोर्ट में केवल ये कहना है जी जनाब ये सवाल पूछे थे जी, ये फ्रॉड कर रहे हैं बैंक वाले, आप इनसे पूछो तो सही इन्होंने फ्रॉड कर रखा है कि नहीं कर रखा है, उसके बाद करो। नंबर 2, किसी किस्त टूट जाए, हाँ, पहला नोटिस आ जाए तो उसका क्या जवाब देगा? ये दे दे मारे अड़ा, ठीक ठीक है ना, ये तुम्हारा अड़ा हो गया। दूसरे दे दो, जिसकी किस्त ना टूट रही हो दे दो, जिसकी 4 टूट रही हो दे दो, जिसका ऑक्शन पार है वो दे दो, कोई दे दो। मान लो एक केस आया था हमारे पास, फैक्ट्री का केस था, 60-70 करोड़ का था, उसमें मालक बिल्कुल खत्म हो लिया था, उसका कोई मतलब चप्पलों पर आ गया था, ने बोला यार जूते भी मांग के पहनने पड़ेंगे, मांगना मैं चाहता नहीं, दोस्त यार दोस्त कम है, अभी तने दे देंगे हम जूते दुआ देंगे, नाट जाओ। उस बंदे का ऑक्शन निकाल दिया बैंक ने, ई ऑक्शन निकाल दिया। वो बोला कि क्या करें हम, मगर कुछ नहीं करना, अखबारों में सारों में काट दे कि ई ऑक्शन काट रखा है फलाने फलाने बैंक ने, और वो फ्रॉड है, और हमने आवेदन लगाया हुआ है, जब तक हमारे आवेदन का जवाब ना आ जाए, जो आदमी इस फैक्ट्री ने खरीदेगा खुद जिम्मेदार होगा, कब्जा कुब्जा कौन मिलता है। हमने काट दिया बराबर में अखबार में, इसमें क्या है, हमने कोई गलती थोड़ी कर रखी, जवाब दो ना यार सेटिस्फैक्ट्री, भाई धक्केशाही थोड़ी चल। देखो भाई मैं एक बात बोलता हूं हमेशा सारे दोस्तों को, देखो भाई कागज का जवाब हम कागज से देंगे, वहां बैंक फंसा हुआ है, लेकिन गुंडागर्दी का जवाब तो फिर जनता ही देगी, फिर तो अपना लट्ठे ठाना पड़ेगा भाई, गुंडागर्दी का तो कोई जवाब नहीं होता ना। आपको गाड़ी दे अगर वो बदतमीजी करे, हमारी माँ बाण ने कुछ कहा, फिर तो टांगड़ी टूटनी पड़ती है देखा अगले की, फिर तो घर में बड़ी क्यों कर जाओगा आरामी, फिर तो ताला क्यों कर लाजे घर, है कि नहीं। रही बात आपने एक पुलिस वाली सवाल पूछा था, उस पर मैं बता देता हूं, पुलिस कभी भी बैंकों को रिकवरी के लिए साथ नहीं दे सकती, ये याद रखना हमेशा सारे भाई। पुलिस क्या करती है, पुलिस को वो चिट्ठी लिखते हैं, बकायदा उसको एप्लीकेशन दी जाती है एसएचओ को कि हम फलाने फलाने बंदे के दिनेश के घर जावांगे आज हम, और इसके घर में जाकर हमने वो लेना है, पोजेशन लेना है, तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की स्थिति में संभालने के लिए हमें पुलिस चाहिए। तहसीलदार आएगा ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनके, पुलिस आएगी वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, ना वो पैसा दिला सकते, ना वो पैसा दिलाने के लिए आते, ना वो बैंक वालों की तरफदारी करने आते। अगर वहां कोई भी पुलिस वाला है उससे आंख में आंख डाल के सिर्फ ये पूछो, नेम प्लेट देख के, हाँ संदीप भाई आप ही इनके साथ हो क्या, 1 मिनट ना भाई मैं इनके साथ नहीं हूं, मैं तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हूं। हाँ वो बैंक वालों के साथ नहीं होते वो, हाँ सिर्फ इसीलिए आते हैं, हमें जानकारी नहीं है इसलिए अपन तो पुलिस ने देख कर सोचा पुलिस प्रशासन आ रहा है, पुलिस प्रशासन केवल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, पैसे दुआन वाले नहीं है। और जब पुलिस वाले पीछे दुआन वाले हो तो भाई हमने आवेदन ला रखा, हमने बैंक पे तो लेने आवे, हमारे दुआओ है, अगर तुम दिलाने वाले बनते हो तो हमारे दुआओ ना। रिकवरी वालों को बोल देते हैं हम तो, रिकवरी वालों क्यों टेंशन ले रहे हो, बैंक वाले तो हमने 10% देवे ना, तुम्हारी गिलाओ 90% बैंक वाले पे तुम्हारे दुआ उल्टे जिनसे देने आवे। 5 लाख का लोन है, देखो मान लो किसी का 50 लाख का लोन है, 50 लाख की उतना ही सोना भारत की करेंसी के लगभग 11,000 रुपये में आवे, 10,000 है ना। ये मान लो
50 लाख के लोन की आपने किस्त कितने की बनेगी? 30-40 हजार तो बनती होगी, है ना? 40,000 रुपये दे रखी, मान लो एक किस्त दे रखी 40,000, और आपके बने कितने? 11,000। तो 28,000 29,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रखे। इबम बैंक तेन्यू कह रहे मारे 29,000 उल्टे दे और वैध रुपए में लेवांगे। इब ये कागज के टुकड़े नहीं लेंदे। इतना सोना बनेगा 2,000 रुपये में 1.5 किलो सोना बना है। बैंक ने बिकने के बाद भी पेंडा नहीं छुटाना पड़े। तो इब हम क्या कह रहे हैं रिकवरी वालों को, न्यू काम कर, तू सारा ही ले जिए, बस तुम्हारा दुआ दे है भाई। क्योंकि माना तो बस न्याय दुआ दो, कोई दुआ दो भाई, भाईचारा दुआ दो, कोर्ट दुआ दो, रिकवरी वाले दुआ दो, पुलिस दुआ दो, तहसीलदार दुआ दो, लेकिन भाई कुछ तो जवाब दो। अगर तहसीलदार भी जवाब ना दे, अगर पुलिस भी हमारी FIR ना लिखे, अगर कोर्ट भी हमारा जवाब ना दे, इसका मतलब तो मिली भगत है। और इस मिली भगत में जब सारे चोर मिल रहे तो हम सारे भाई नहीं मिल सकते भाई। बात तो यह है ना, क्यों जी? यहां एक बैंक के करनाल सिविल सेक्रेटरीट है हमारी, सचिवालय है करनाल में, सचिवालय के बाहर एक धरना चल रहा था। मन्ना उड़ा भाषण दे दिया, घंटे भर का भाषण था। वो सारे बैंक है, ICICI बैंक और फलाने में सारे बैंक है, लाइन में सारे बैंक है। बैंकों के कान खड़े हो गए भाई। बैंका के 2-3 मानस आए मार दौर में जाने थे। बोला डॉक्टर साहब, बोला मैनेजर का तो पैरों के नीचे की जमीन निकल रही। मैं क्या था? बोला गार्डन लाग रहा भीतर बैठा। मैं क्या कह रहा? बोला इसके साले का लोन होगा, इसका जाता ही किलकी मार रहा, अपना पैसा फ्रॉड कर रखा हुआ। मैं मेरा को नहीं 1 रुपये का भी मेरा तो कोई बैंक तो रजाऊंगा नहीं, तेरा यूनियन कुकर चल रहा है, बैंक की ट्रांजेक्शन ही नहीं मानी। तो बैंक तो मारा तो बेहोती नहीं मारता कोई नहीं। जो भी साथी बनते हुए है, जैसे जॉब करने वालों की कंपनी तनख्वाह काट के लोन वाले दे दे, उसका क्या इलाज करें? बड़ा आसान है। आप लिखित में दोगे ना, जब आप कंपनी को देना पड़ेगा, बैंक को, कंपनी को दोगे ना कि मेरी तनख्वाह अब से बैंक को नहीं जाएगी, मैंने बैंक को ये आवेदन लगाया, उस बैंक की उसकी कॉपी लगा दो। अपने जो सीनियर है भाई, न्यू मैंने लगा रखा है और मेरा ECS नहीं कटेगा अब। और दूसरा तरीका एक और होता है, जिस भाई ने चेक दे रखे हैं अपने लोन के टाइम पर, चेक दे रखे हैं, उन चेक के गुम होने की रिपोर्ट लिखवा दो थाने में। भाई मेरे यहाँ 5 चेक थे और इन पर मैंने साइन कर रखे थे, ये खो गए। क्योंकि अब एडवांस में चेक लेना इलीगल है, बैंक नहीं ले सकता आपसे। तो बैंक न्यू कह नहीं सकता कि मैंने चेक लिए थे। पहली बात यह है, बैंक ही नहीं कह सकता यह बात। तो बैंक इलीगल लेता है वो आपसे। चेक लेना इलीगल है। हाँ, इलीगल है, ठीक है। तो अब वो जो चेक ले रखे हैं, बिना डेट का लिखा हुआ चेक ले नहीं सकते, डेट लिखवा के लेना हुआ है। तो पहले आपने जिस दिन या FIR लिख दिया, मेल कर दी ना पुलिस को, उस दिन आप सेफ हो गए। उसके बाद जिस बैंक लावेगा उसे के ऊपर चोरी के केस दर्ज होगा, पहली बात। या नंबर 2, जिस बैंक के आपने चेक दे रखे और पुलिस भी आपकी FIR दर्ज नहीं करती, तो कुछ मत करो, वो बैंक अकाउंट बंद कर दो। आपकी तनख्वाह उसी बैंक अकाउंट में आवे ना, वो अकाउंट बंद कर दो। अकाउंट बंद करने में तो कुछ नहीं लगता। फ्रॉड का केस नहीं लग जाएगा? कैसा केस लगेगा? ये इसने पहले इस बैंक से लोन ले लिया, मतलब और अपने चेक दे दिए, अब जब देने की बारी आई तो खाता ही बंद कर लिया। मैं देने से कम मना कर रहा हूं, मैं तो आवेदन में लिख रखा, मैं तो कानूनी दूंगा। जवाब दे दो मेरे का, तूने जवाब उनसे भाई हमने तो हाँ, हमने पहले आवेदन दिया हुआ है ना वहां। अगर तू आवेदन नहीं देता तो गुनहगार है। मैं चुप हूं तो मेरे ऊपर कोई भी केस बनता है। मैं तो पूछने लग रहा हूं, भाई बता न, तू लिख के देना, इतना कोई गलती कर रखी, इतना फ्रॉड नहीं कर रखा, वो लिखता क्यों नहीं? सिविल खराब करते हैं, बस सिविल ही खराब होगा, उसका तो अगर लोन अप्लाई नहीं कर सकते। बोर्ड का करना क्या है जी? हम न्यू कहना रहे बैंकिंग व्यवस्था फ्रॉड है, इस फ्रॉड सिस्टम में फंसे रह के करोगे कि भाई जब हम ये कह रहे हैं पूरा सिस्टम फ्रॉड है, आपको कागज का नोट देने लग रही है, कागज की पर्ची मुड़ जा रहे, असली प्रॉपर्टी ले गए। मैं न्यू कह रहा हूं भाइयों, अगर आपने बैंकिंग सिस्टम समझ में आ गया ना, मैं निरोग क्यों हूं, मैं निरोग क्यों, मेरे तो को नहीं रोडर जाट वाली फीलिंग आंदी कदे भी, क्योंकि मैं इस अपने व्यक्तिगत लाभ वाले सिस्टम तो ऊपर जा लिया। व्यक्तिगत लाभ वाले सिस्टम तो मैं क्यों कर गया ऊपर? मैंने एक बात समझ में आ गई, पैसा काम नहीं आता जिंदगी में भाई काम आवे, जिंदगी में मानस काम आवे, परिवार काम आवे, पशुधन काम आवे, मिट्टी काम आवे, जमीन काम आवे, पैसा नहीं आंदा काम। जिस घर में रुपया इकट्ठा होना शुरू होया, उस घर की जड़ पाटगी,
उस घर का भाईचारा खत्म हो गया, उस घर में टोटार कलेश ही आया खाली, जिस घर में भी पीसा जाना शुरू होया। मार पे पीसा को नहीं, लेकिन हम जिब घर बैठा तो खूब आशा बतलावा पुराने टाइम के क्या होता है, पीसा को नहीं, बस अब पीसा चिंदा ही नहीं। क्या खातर चाहिए पीसा? समान खातर, समान आई जावे, समान किस में काम करा, हम काम करा, मैं भाई के लिए कुछ कर दूं, भाई मेरे लिए कुछ कर दे, भाई खातर भाई किसी के लिए कुछ कर दो, मैं तेरे बच्चे को मैं पढ़ा दूंगा, तू मेरे बच्चे खातर जुत्या का जुगाड़ कर दे, मैं तेरे बालक का यूं कर दूंगा, तू मेरे बालक का यूं कर दे, ले हो गया है। वो पुराने वाला सिस्टम, क्या पुराना के असली सिस्टम है जो है भाई, जो मेरे पे है मैं दे दूंगा, सारे भाई आता है, सारे भाई अपना अपना दे के इधर दो, कितना सामान हो जाएगा इकट्ठा, जो जो हमारे भाई यहाँ पे है ना टैलेंट अपना यार इस मेज पर धर के देखो, हमारे सारा का गुजारा होने के बाद भी इतना सामान बचेगा। हमारा रोला तो जीव हो रहा है ना, हम सारे अपने अपने बालका ना अपने अपनी गोदी में लिया बैठे, और किसी पे कुछ नहीं बन रहा किसी के बालक का। जब तक सारे के बालक नहीं कहते साजले बालक हैं, मतलब बात खत्म। आपके बालक की भी उतनी वैल्यू, मेरे बालक की भी उतनी, छुट्टी मारे दोनों बालका का रोला हो गया। मान ले मारे बालक आए मेरे दो शिकायत लान, तो मैं अपने वाले दम कह दूं, और जिब जावा तेरे दो रहा जीव अपने वाले तो दम कह ले, तो मेरे वाला तेरी इज्जत करने लग जाए, तेरा वाला मेरी लग जाए करने, है नहीं। अगर कोई गाड़ी में उठा ही ले, हाँ रास्ते में मिल गया मेरे को, मेरे पास गाड़ी है, लोन पे है, हाँ, लेकिन मैं चला रहा हूँ और उसके बिना मैं कमा भी नहीं सकता। कमाई का साधन के लिए तो ली थी मैंने, या बाहर खड़ी नहीं गाड़ी। एक मिनट रुको, मैंने कमाई के साधन के लिए ली थी टैक्सी नंबर गाड़ी, ठीक है। अब टैक्सी नंबर गाड़ी मैंने कमाई के साधन के लिए ली, मैं बाई चांस नहीं भर पाया, कारण क्या हुआ कि बता, इतनी कमाई जितनी मैं सोच रहा था नहीं हो पाई, मैं बीमार हो गया, कुछ भी है, एक्सीडेंट होगी गाड़ी, ठीक है। फिर मैंने उसे रिपेयर कराया, उसमें मेरा पैसा लग गया, समझ गया। फिर उसके बाद बता मैं लोन नहीं भर पा रहा हूँ, समझ गया, ठीक है। लोन नहीं भर पा रहा हूँ, मेरे को पता, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, रास्ते में रिकवरी वाले आ गए। अब रिकवरी वाले मैं अकेला हूँ, उसमें भाईचारा तो नहीं आ सकता मेरे पास। बिल्कुल है, मैं आपको बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, जैसे ही रिकवरी वाले आपकी गाड़ी को रुकवाते हैं, पहली बात वो रुकवा ही नहीं सकते। पहली तो भैया बात है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, रिकवरी के लिए गाड़ी को नहीं उठाया जा सकता। अखबार में भी तो आई थी। हाँ आई थी, मैंने भी डाला था मेरे फेसबुक पेज पे, देख लियो आप, ठीक है। बात पहली बात वो उठा ही नहीं सकते। नंबर 2, फिर भी अगर उठाने के लिए आ ही जाते हैं और आपकी गाड़ी को रुकवा ही लेते हैं, एक रिकवरी वाला की तो वीडियो में आपने इब्बे दिखाऊंगा कटे पीछे से फोन में। दूसरी, आपने सिर्फ उसको ये पूछना भाई तेरा नाम क्या है, भाई तेरा नाम क्या है, कम से कम 2 तो ये होते हैं, 4-5 भी होते हैं कई बारी। भाई नाम क्या था ये बताओ, पहले तो थोड़ा शीशा खोल लो, ज़्यादा जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। नाम नोट कर लिए, उसी टाइम 112 कॉल कर दो, मेरी गाड़ी ठाना रहे गुंडे। यो काम तो करने के लिए कुछ नहीं करने की जरूरत है ना, पुलिस आ जाएगी उसी टाइम पे, नहीं भी आवेगी, वो 112 का नाम सुन दे भाग जाएंगे। पहली बात तो मान लो वो नहीं भागते हैं, तो हम उसको बोलेंगे थाने में चल, मेरी गलती होगी तो मैं भरूंगा, थारी गलती होगी तो जब मेरी गलती होगी तो तुम ले जियो गाड़ी पर, लेकिन थाने में चल। ये कागज दे रखे मैंने। पहली बात, तुम थर्ड पार्टी हो। मेरे पास भी आए थे, मेरी इस वीडियो में है, मेरे पास भी आए थे। मेरे पास एक इनोवा गाड़ी है, वो अभी हमने तो कह रखा बैंक से, भाई हम तो देवांगे, भाई हम तो कानूनी तरीके से देवांगे। तुम्हारे पास लगभग 100-125 गाड़ियां हैं इसी JSM के लोगों साथियों के पास पूरे इंडिया में। तो ठीक बात। तो हम उसने मेरे को जब ये बोला कि गाड़ी इसके नाम है भाई, किसी और के नाम थे भाई के नाम, तो मैंने कहा हाँ भाई बता। बोला इसकी किस्त नहीं गई। मैं कहा रोक रखी है भाई। क्यों भाई? मैं हमने बैंक ने हमारे साथ कुछ फ्रॉड कर लिया था, हमने बैंक से सवाल पूछ रखे हैं, जब तक उनके जवाब नहीं आते तब तक किस्त नहीं जाएगी भाई। फिर क्या भेज रखा आपने? मैं कहा आप तो थर्ड पार्टी हो ना, मैं आपको क्यों बताऊं, बैंक से जाकर पूछो, क्योंकि ये रिकवरी का नियम है। ये ध्यान रखना सारे भाई, हमेशा रिकवरी का ये नियम है कि यदि बैंक के साथ कोई डिस्प्यूट चला हुआ है तो कोई रिकवरी वाला आ ही नहीं सकता। रिकवरी पे केवल और केवल उन गाड़ियों को या उन चीजों की रिकवरी हो सकती है जिन पे कोई डिस्प्यूट नहीं है। अगर आपने बैंक के ऊपर कोई डिस्प्यूट लगा रखा, कोई आरोप लगा रखा, तो बैंक उसको अपनी वेबसाइट पे ही नहीं डाल सकती केस को, तो बैंक वहां फंसता है। बैंक को हम जो कंप्लेंट करते हैं, कुछ भी बैंक को कहते हैं कोई डिस्प्यूट है, कुछ केस फाइल कर रखा है, हाँ। तो हम कोई लीगली तो फाइल नहीं करते उसको, हम अपना पर्सनली उसको मतलब बोल सकते हैं ये मेरी क्वेश्चन इनका पहला जो आवेदन है, पहला हमारा एक आवेदन की फॉर्म में जाता है, पहला आवेदन
फिर हम एक आरटीआई लगाते हैं, फिर हम उसकी अपील डालते हैं, लीगल भी डाल दो, फिर उसके बाद हम लोग एफआईआर करवाते हैं बैंक के खिलाफ। सॉरी, एफआईआर से पहले हम धारा 80 का नोटिस भेजते हैं वकील की लेटर हेड पे। ये हमारा दूसरे महीने स्टार्ट होता है प्रोसेस। भाई पहले हम चिट्ठियों लिखांगे ना यार, भाई हम शुरू में कैसे मुकदमा करते हैं किसी के ऊपर, पहला तो मैं भाई ने लीगल नोटिस भेजूंगा, भाई तन्ने मेरी गल न्यू गड़बड़ करी रहे, भाई जवाब आ जाएगा तो ले बात खत्म, भाई आएगा समझौता कर लेगा तो बात खत्म, है ना। नहीं हो या इन्हें भाई ने जवाब नहीं दिया या इन्हें सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं दिया तो फिर मैं दूसरा नोटिस भेजूंगा या आरटीआई लगाऊंगा या फिर धारा 80 का नोटिस भेजूंगा। धारा 80 पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर मैं एफआईआर करूंगा। तो इतने सारे कागज इकट्ठे हो गए माजूर है, ले लीगली मजबूत हो गए हम। जहाँ तक है जिस तरह से आरटीआई लगाई है, आरटीआई में तो ये गोलमोल जवाब देंगे इस चीज का, तो क्योंकि गवर्नमेंट भी साथ, ऊपर भी साथ है, नीचे भी साथ है। हाँ ठीक है। और पहले हम इनको कोई एप्लीकेशन डालते हैं तो उसका भी जवाब इनका नेगेटिव आएगा कि हम इससे सेटिस्फाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। नहीं मैं दे में तो है उल्ट सुल्ट दे में कुछ को देते देंगे, हैं, ट्रांसपेरेंट जवाब नहीं देंगे बिल्कुल ना, बिल्कुल। क्योंकि वो फाल्ट में तो कैसे दे देगा एग्जैक्टली, रिप्लाई, एक्सेप्ट गोल मोड़ देगा रिप्लाई ओके दे दिया तो उसने एक्सेप्ट कर लिया अपनी गलती से। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सेकेंडरी फिर ये हो जाता है कि उसके बाद हम आरटीआई लगाते हैं, आरटीआई को उल्टा सीधा आएगा, फिर हम अपील डालेंगे, फर्स्ट अपील डालेंगे, फर्स्ट अपील में अगर ठीक दे दिया तो ठीक है, नहीं तो सेकंड अपील में मैंडेटरी देना होता है, यस नो। ठीक है। तो सेकंड में भी देंगे तो ये तो गवर्नमेंट पे बात आ जाती है। नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं, आरबीआई के फलानी वेबसाइट पर जाओ रोड़ा जाके टोलो, वो ऐसे देते हैं। हाँ। लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत कह रहा हूं, खासियत क्या है, मजा क्या है कि जिनसे हम उन पर सवाल पूछ रहे हैं ना, आरबीआई के सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास पड़ी है कोर्ट में लाने खातर। हमारे पास बिल्कुल जेन्युइन, जो मैंने यहां बोला है ना आप लोगों के सामने, इनके सबके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमारे पास पड़े हैं। हम सिर्फ ये, पहली बात तो पहला झटका तो ये आपको दिखाने के लिए आपका आवेदन लगवा रहे हैं, और दूसरा ये संख्या बढ़ाने के लिए हम आवेदन लगा रहे हैं कि अगर हम पीआईएल लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो एक एक बड़ा वकील तो यार 25 लाख रुपए एक ही रिंग का ले लेता है। पीछे से कुछ किसानों का केस था, 20-25 किसानों का, 25 लाख रुपया एक ही रिंग का ले लिया यार। इतना इतना करते देवांगे, मान लो मार दो मानस इतने हो गए कि 50-50 रुपये बांडे में आए, छुट्टी ले ले, कौन सा वकील लेना है, मतलब बोलो भाई, है कि नहीं भैया। तो ज्यादा लोगों का ये बेनिफिट है। फिर मान लो आप जितने केस होंगे हमारे पूरे देश में, उतने मानस हर पेशी पे पहुंचने लग जाए सुप्रीम कोर्ट के बाहर, सुप्रीम कोर्ट का जाडा चढ़ेगा कि इतने मानस आ लिए। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की हवाली करेगी और उसने कानूनन सही तरीके से जवाब देना पड़ेगा। सही कानून, इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट केवल तब संज्ञान लेगी जब देश की जनता के संज्ञान में यह बात होगी। ये ध्यान रखना, ना तो कोई भी पुलिस प्रशासन आपका साथ देगा, ना ही ये एडमिनिस्ट्रेशन आपका साथ देगा, ना डीसी साथ देगा, ना आपका तहसीलदार साथ देगा, ना ही कोई मीडिया का आदमी छाप सकता इसको। कमाल की बात यह है, आप लेकर चले जाओ, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया का आदमी आपकी बात को नहीं दिखाएगा, वो भी नहीं दिखाएगा। भुगत भोगी है इस चीज को। हाँ, हमको ही अपना मीडिया बनना है, मीडिया का, प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का। मैं कह रहा हूं देवे ही नहीं। हम तो, आप तो एक अकेले भुगत भोगी हो, हम तो रोज देखने लाग रहे के साथ एक और। हाँ नहीं, मैं देखता हूँ बड़ी बड़ी रैली इतनी मीटिंग एक यूट्यूबर पे भी पहुंचता, अपना खुद के फोन में करके खुद के आप पे करना पड़ा भाई साहब। यूट्यूबर्स को वो डाल नहीं सकते, उन पे कार्रवाई हो जाएगी भाई। हाँ, वो कार्रवाई बड़ा हो जाएगी। बड़ा तगड़ा प्रेशर है। देवेंद्र बलारा और उसकी टीम और जनता सरकार मोर्चा शब्द को भी इन्होंने बैन करा हुआ है। एक टाइम तो ऐसा था, मेरे नाम की अगर कोई वीडियो डाल दिया करता हैशटैग लगा के तो चैनल ब्लॉक कर दिया करते लोगों ने, मेरे को दिखाना बंद कर दिया। हमने फिर अपना खोल लिया, हमने अपने में देवेंद्र बलारा लिख देनी, हम अपना नहीं लिख दे। देवेंद्र बलारा लिखने लगे तो डॉट के नाम पे चल। मतलब इतना बुरा हाल है कि किसी भी मीडिया के पर्सन को हमारी बात सुनना भी अलाउड नहीं है। हमने कहा यार हमारी बात तो कह दो, जो कुछ हम कहने लग रहे दिखा तो दो। बोला भाई तो बख्श दे। ऊपर इसी टाइम डीपीआर का फोन आया, सीएम हाउस से फोन आता है, मेरी पोस्ट एक पत्रकार ने ग्रुप में शेयर कर दी, उसके पास सीएम हाउस से फोन आया, क्या क्या शेयर कर रहे हो ये? बोले जी शेयर, ये बंद डिलीट करो, पहले तो डिलीट फॉर ऑल करवाई। बोला फिर फोन आया दूसरा, फिर व्हाट्सएप पर कॉल आई, फिर व्हाट्सएप पर कॉल आकर बोला सीएम हाउस से स्पेशल हिदायत है, जनता सरकार मोर्चा बलारा की कोई वीडियो शेयर नहीं होनी चाहिए खड़ी हुई। मैं कोई बात नहीं भाई, हम तो अपना मीडिया आपको बनते हैं। वैसे तो शहनवाज चौधरी जो भी कर रहा है लोन माफियो अपनी टीम में, क्या है बात दूसरा अपना मोर्चा इसका
वो माफी के लिए बोल रहा है। देखो माफी तो हम गलती की मांगते हैं ना, गलती हमने नहीं कर रखी, हमने तो कानूनन सही सोचकर, लीगल सोचकर आपसे पैसे लेने की कोशिश करी थी, आपने इलीगल काम किया है। हम बैंकों से माफी क्यों मांगे भाई? माफी तो गलती की, अगर गलती थोड़ी हो रही हमारे पे, ठगी हो रही हमारी गेल, तो हम तो न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनमें हमारे में ये फर्क है।